फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 101 एक परीक्षण। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C101 एक टेस्ट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 101 एक टेस्ट। नए कैडेटों के चेहरे तुरंत बदल गए क्योंकि उनकी इंद्रियां शक्तिशाली रूप से भड़क उठीं और उन्हें सूचित किया कि क्या हो रहा था, और वे सभी इसे महसूस कर रहे थे, मृत्यु की निश्चित संभावना। हालांकि वे जानते थे कि उनके बचने की संभावना लगभग शून्य थी, फिर भी उनका शरीर स्वतः ही पीछे की ओर खिसक गया, जिससे आसपास की हवा में थोड़ी विकृति उत्पन्न हो गई, तथा वे सब उस स्थान से लगभग 10 मीटर पीछे हट गए जहां वे पहले खड़े थे। ज़ेरास ने उस विशालकाय ताड़ के प्रेत को देखा जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था, और उसकी वर्दी तेजी से फट गई, लेकिन वह जहां खड़ा था वहां से 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी भावनाहीन आंख प्रेत को देख रही थी, जिसमें जरा सी भी लहर नहीं थी। बूम! हथेली पूरी ताकत के साथ ज़ेरास पर पड़ी और पीछे बैठे कैडेटों की ओर बढ़ती गई। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन 5 सेकंड के बाद भी उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने देखा कि उनके सामने एक युवक था जो अपने कपड़े ठीक कर रहा था, जबकि ऑफिसर स्पार्टनबर्ग उत्सुकता से कैडेट को देख रहा था। जैसा मैंने सोचा था, ज़ेरास ने मन ही मन सोचा और अपने खुरदुरे कपड़ों को ठीक करते हुए अंततः अधिकारी स्पार्टनबर्ग की ओर देखा। वह 1 इंच भी क्यों नहीं हिला या जरा सी भी घबराहट क्यों नहीं दिखाए, क्योंकि ज़ेरास जानता था कि यह सब झूठ था। जब ऑफिसर स्पार्टनबर्ग की आभा बदली तो ऐसा लगा कि वह उन्हें मार डालेगा, और ऐसा उसने किया भी, लेकिन वह जानता था कि भले ही उसकी आभा वास्तव में भड़की हुई थी और यह भयावह थी, हत्या करने की एक भी रत्ती की मंशा मौजूद नहीं थी। ये सिर्फ ऑफिसर स्पार्टनबर्ग की आभा थी। दूसरी बात, हथेली के प्रेत को देखते हुए, जबकि यह वास्तव में शक्तिशाली और भयानक दिखाई दिया, ज़ेरास ने तुरंत पहचान लिया कि यह मन का एक साधारण विस्फोट था। उस हथेली के प्रेत में कोई भौतिक शक्ति नहीं थी। NOWELL-BE-IN.C ओम। इसे तुरंत नोटिस करना मुश्किल होता, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो वास्तव में कोई कारण नहीं था कि अधिकारी स्पार्टनबर्ग उन्हें मारना चाहेगा। इसके अलावा, भले ही वह वास्तव में ऐसा करना चाहता हो, लेकिन ऐसा हंगामा करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वह ये बेस में है। कॉस्मिक रैंक चरण में खेती के साथ उसके हाथों की एक छोटी सी झटकी से उनकी सभी आंतें विपरीत दीवार में जा गिर सकती थीं। इतना बड़ा ताड़ का प्रेत भेजना एक कॉकरोच को परमाणु हथियार से मारने जैसा था। बिल्कुल अनुचित। इसीलिए उसे पहले से ही पता था कि यह सिर्फ दिखावा है। ताली 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 ताली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसा कि स्पार्टनबर्ग आपसे उम्मीद करता था, आपने सचमुच उनकी आत्माओं को उनके शरीर से दूर भेज दिया। एक आवाज़ गूंजी जब ऑफिसर स्पार्टनबर्ग के पीछे का दरवाजा, जिसे वह पहले खोलने की कोशिश कर रहा था, अचानक खुल गया और एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी उसमें से बाहर निकला। EIA की वर्दी पहने, काले रंग के, लंबे चेहरे और दुबली पतली देह वाले मध्यम आयु के व्यक्ति ने कैडेटों के समूह की ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए लगातार ताली बजाई। मुझे आशा है कि मैंने अधिकारी अरोयो को निराश नहीं किया होगा, अधिकारी स्पार्टनबर्ग ने कहा और अपनी फैली हुई हथेली नीचे रखकर अपने बगल में खड़े व्यक्ति की ओर देखा। ओह, तुमने बहुत अच्छा किया, स्पार्टन, और ऐसा लगता है कि सभी बाधाओं के बावजूद वास्तव में केवल एक ही व्यक्ति है जो परीक्षा पास करने में कामयाब रहा। अरोयो ने कहा। उसने ज़ेरास को सीधे देखा। उसकी आंखें उत्सुकता से उसे देख रही थीं क्योंकि उसने ज़ेरास में सब कुछ देखा, उसकी हृदय गति, उसके संवेदी बाल और उसकी नब्ज, और उनमें एक भी लहर नहीं देखी। ये लड़का एक अलग किस्म का लड़का है। इसमें मौत के डर का एक भी लक्षण नहीं है। युवाओं, अब आप सभी खड़े हो सकते हैं। ये बस एक साधारण परीक्षा थी, अरोयो ने कहा जब उसने नए कैडेटों के समूह को देखा, जिन्होंने तुरंत खुद को संभाला और शर्मिंदगी से जल्दी से खड़े हो गए। अगर आप डर गए हैं तो मुझे बहुत खेद है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें पैराट्रूपर डिवीजन के एक नए इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट छात्र की आवश्यकता है। आप में से लगभग 15 लोग हैं, लेकिन हमें केवल एक की आवश्यकता थी, जो सबसे बहादुर, शांत, एक अच्छा विचारक और विश्लेषक हो। हमने ये चुनने के लिए एक परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया कि आप में से कौन उस योग्य है, और यही परीक्षा थी। और ऐसा लगता है कि हमारे पास एक ऐसा छात्र भी है जो इसे पास करने में कामयाब रहा। तो आप सभी अपने उचित डिवीजन में जा सकते हैं और अपना मिशन शुरू कर सकते हैं। देरी के लिए खेद है। और यह भी ध्यान रखें, जब तक आप बेस में हैं तब तक कोई अलार्म नहीं बजेगा, इसलिए आप सभी निश्चिंत रहें। अधिकारी स्पार्टनबर्ग ने शेष कैडेटों को धीरे धीरे वहां से बाहर निकाल दिया। केवल ज़ेरास और अधिकारी अरोयो ही वहां रह गए। ये युवा, ज़ेरास सेलेस्ट्रिया, अधिकारी से मिला है। ज़ेरास ने अधिकारी अरोयो के सामने आदरपूर्वक झुककर कहा, आह, इतनी अधिक औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो मिशन पर चलते हैं, हमारे पास दुनिया का सारा समय नहीं है। अरोयो ने ज़ेरा के कंधे पर हाथ रखा और उसे दरवाजे की ओर खींच लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज़ेरास ने उस स्थान में प्रवेश किया जो एक बड़ा गोलाकार हॉल था, जिसके ठीक बीच में एक बड़ी मेज थी, जिसके चारों ओर 4 EIA अधिकारी खड़े थे, तथा उनकी आंखें विशाल मेज पर रखी एक छवि को ध्यान से देख रही थीं। अरे दोस्तों, मुझे अभी अभी हमारे पायलट के बारे में पता चला।
बढ़िया है ना, अरोयो ने कहा और जेरास को समूह की ओर आगे धकेल दिया। सभी ने उसे उठी हुई बाहों से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शुभ दिन अधिकारियों, जेरास ने कहा और कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर जल्दी से अपना सम्मान प्रकट किया। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो बेटा? एक अधिकारी की गहरी आवाज सुनाई दी। 2 मीटर लंबा, बहुत ही मजबूत और दाढ़ी वाला आदमी। वह इस सवाल का जवाब कैसे दे सकता था? कौन मरने के लिए तैयार है? अरे शांत रहो हेलो, इस छोटे लड़के को डराना बंद करो, एक अन्य अधिकारी ने कहा। यह एक दुबला पतला व्यक्ति था और उसके चेहरे पर एक चश्मा लगा हुआ था। चूंकि तुमने लड़के को ढूंढ लिया है तो उसे लेकर आओ। चलो योजना पर काम शुरू करते हैं। एक पुरुष अधिकारी, जिसने अपनी बाईं आंख को ढकने वाले एक आंख वाले मास्क से उसे इशारा करते हुए कहा। जेरास उस आदमी के पास पहुंचा और उसने भी मेज पर रखी तस्वीर को देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। एक उन्नत टेक्नो बीटा ग्रेड मानचित्र टुकड़ा। जेरास के सामने की मेज को मेज नहीं कहा जा सकता था। इसके बजाय यह एक नीली होलोग्राफिक थी जिसमें अलग अलग छवियां दर्शाई गई थीं, जिसमें यह बेस था जहां उन्हें वर्तमान में दिखाया गया था, जबकि ग्रह हम्बर्ट के अन्य विभिन्न क्षेत्रों को इसमें देखा जा सकता था। यह एक उन्नत ग्रहीय स्तर का मानचित्र था जो किसी संपूर्ण ग्रह के संपूर्ण क्षेत्र को दिखा सकता था। लेकिन ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था। इस तकनीक के बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरे ग्रह में मौजूद हर एक जीवित प्राणी पर नज़र रखती है और उन्हें छोटे छोटे बिंदुओं में दर्शाती है। इस तकनीक के साथ पूरे हम्बन ग्रह के हर विशेष क्षेत्र में मौजूद हर जीवित चीज़ की स्वचालित संख्या पर नज़र रखी जा सकती है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि यह उपकरण क्या है बच्चे। अधिकारी एम्माउस, एक चश्मा पहने हुए आदमी ने उससे कहा जब उसने मानचित्र पर दिखाए गए यह बेस क्षेत्र पर टैप किया जिससे ये तेजी से मेज पर फैल गया। हम यही हैं, अधिकारी इम्मॉस ने उससे कहा जब जेरास ने उस क्षेत्र की ओर देखा जहां 5 छोटे नीले बिंदु दिखाई दे रहे थे। तो ये हम हैं, जेरास ने स्तब्ध होकर कहा। इस उपकरण के साथ हर चीज़ और हर चीज़ का पूर्ण स्थान ये द्वारा पूरी तरह से ज्ञात हो जाएगा और इसमें छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। चूंकि आप देख सकते हैं कि यह टुकड़ा सच है, तो चलिए असली काम पर आते हैं। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन्स की बहुत सराहना की जाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 102 मुख्य पैराट्रूपर डिवीजन में शामिल होना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C102 मुख्य पैराट्रूपर डिवीजन में शामिल हो रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर 102 मुख्य पैराट्रूपर डिवीजन में शामिल होना। चूंकि आप पहचान सकते हैं कि उपकरणों का ये सेट असली है, तो चलिए मुख्य मिशन पर आते हैं। अधिकारी एम्माउस ने उनके स्थान को दर्शाने वाली बिंदुओं वाली छवियों को हटाते हुए कहा, क्योंकि उन्होंने यह बेस के पीछे की पूरी केंद्रीय छवि पर टैप किया था। ये हुम्बन चैसम है, अधिकारी अरोयो ने कहा, जब उन्होंने लाल और गहरे रंग के मिश्रण से रंगे बड़े गोलाकार क्षेत्र की ओर इशारा किया, जबकि 2 अलग अलग बिंदु अनियमित रूप से घूमते हुए देखे जा सकते थे। यह असली युद्ध क्षेत्र है, यहीं पर वर्तमान युद्ध चल रहा है। नीले बटन यह अधिकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि लाल बटन हुम्बन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जेरास ने समझ में सिर हिलाया, लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह थोड़ा भ्रमित हो गया। लेकिन नीले बटनों की संख्या लाल बिंदुओं से अधिक है, जिसका अर्थ है कि हम यह की संख्या एलियन समूह से अधिक है। फिर भी लड़ाई अभी तक समाप्त क्यों नहीं हुई है? इस संख्या के साथ तो यह एक बहुत पहले समाप्त हो चुका युद्ध होना चाहिए था। तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं बेटा। सच है, हम संख्या में हुम्बन से अधिक हैं। अरे हम अकेले ही हुम्बन को खत्म कर देंगे, तगड़े अफसर हेलो ने कहा और उसने जेरा के कंधे को इतनी ताकत से दबाया कि उसका घुटना थोड़ा मुड़ गया। लेकिन हम नहीं कर सकते, अधिकारी अरोयो ने बीच में कहा। NOWELL-BE-IN.C-OM जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, यह मिशन अमेजोनियन राजकुमारी को बचाने के लिए है, जबकि यह बताया गया था कि अमेजोनियन राजकुमारी अभी भी इस ग्रह पर है। हम्बन ने इसे अस्वीकार कर दिया है। तो चलो बस बलपूर्वक अपना रास्ता बनाते हैं और जांचते हैं कि क्या ये सच है। अगर ऐसा नहीं है तो राजकुमारी वास्तव में इस ग्रह पर नहीं है। फिर हम माफ़ी मांगेंगे और चले जाएंगे, जेरास ने कहा। चूंकि संदेह ये है कि राजकुमारी यहाँ है या नहीं, क्यों न बस इसकी जांच की जाए, और अगर यह सच है तो वे बस चले जाएंगे। छी, तुम बिल्कुल हेलो की तरह हो। तुम दोनों ही बहुत क्रूर हो, दिमाग से ज़्यादा ताकत पर भरोसा करते हो। आंखों पर मास्क पहने अधिकारी ऑफिसर पिराड ने अपने माथे को छूते हुए कहा। वह इस बात से स्पष्ट रूप से निराश था कि वे मामले को समझने में असमर्थ थे। अरे हम में समझ की कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे विपरीत हम असली मर्द हैं। अधिकारी हिलो ने तुरंत जवाब दिया और एक बार फिर जेरा के कंधे को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे जेरा के पैर पागल शारीरिक बल के कारण कंपन करने लगे। हालांकि यह एक व्यवहार्य विकल्प है, यह असंभव है जेरास। हमारे द्वारा जबरदस्ती घुसने का नतीजा ये होगा कि हम यूनिवर्सल प्लैनेटरी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए हम्बन ग्रह के गोपनीयता नियम का उल्लंघन करेंगे। बलपूर्वक घुसने का विकल्प खत्म हो गया है।
इसलिए हमारे पास एक विकल्प बचा है, अधिकारी पिराड ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, नियम का उल्लंघन किए बिना राजकुमारी के यहाँ होने की पुष्टि करना। जबकि जीन ट्रैकर राजकुमारी के यहाँ होने की पुष्टि करता है। ये यूनिवर्सल प्लैनेटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अभी युद्ध सिर्फ एक छोटी सी जांच है, समय खरीदने और हुम्बन को चौकन्ना करने के लिए। आप इसे इस तरह ले सकते हैं कि हम अपनी राजकुमारी को खोने का गुस्सा उन पर निकाल रहे हैं, लेकिन असलियत में युद्ध सिर्फ एक झूठ है। असली मिशन युद्ध की अराजकता का इस्तेमाल करके हुम्बन ग्रह के इस खास इलाके में घुसना है जहां सबसे ज्यादा संभावना है कि राजकुमारी को रखा गया हो। अधिकारी ज़्यूरिन, एक हल्के रंग का पुरुष अधिकारी जिसने टी शर्ट और EIA ट्राउजर वर्दी पहनी हुई है, ने कहा कि उसने अपनी तरफ से एक तस्वीर खींची और उसे जेरास की ओर भेजा। जेरास ने मेज पर रखी छवि को देखा और उसने देखा कि हुम्बन चैसम नामक स्थान के ठीक बाद, जहां युद्ध हो रहा था, एक बड़ा स्थान था जहां विभिन्न आदिम संरचनाएं देखी जा सकती थीं, लेकिन संरचना के अंत में एक विशाल संरचना देखी जा सकती थी जो अन्य की तुलना में बहुत बड़ी थी। वह बड़ी संरचना हुम्बन टॉवर है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि राजकुमारी को कहीं रखा जाना है तो वह केवल यही स्थान हो सकता है। लेकिन क्या आपने उस जगह की जांच की है? जेरास ने पूछा। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, अधिकारी इम्मॉस ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्या, क्यों? क्योंकि हम किसी पूरे ग्रह की सबसे महत्वपूर्ण संरचना के पास जाकर यह नहीं पूछ सकते कि क्या हम अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये सबसे संभावित स्थान है जहां राजकुमारी छिपी हुई है, जेरास ने गहरी उलझन में उत्तर दिया। शायद किसी भी तरह की घुसपैठ की कार्रवाई शुरू करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह वही जगह है। अगर हम अभी वहां जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो हुम्बन लोग यूनिवर्सल प्लैनेटरी ऑर्गेनाइजेशन को इसकी सूचना देंगे और हमें इस मुद्दे को भूल जाने का आदेश दिया जा सकता है। इसलिए हमें ये पुष्टि करने के लिए खुफिया जानकारी की आवश्यकता है कि राजकुमारी वास्तव में वहां है। इस तरह जो भी जोखिम उठाना होगा वह इसके लायक होगा। ठीक है सर, तो फिर चलिए इसकी जांच करते हैं, जेरास ने सलाह दी। हम पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। न्यू कैडेट्स इंटरडायमेंशनल डिवीजनों की टोही टीम को भेजा गया है। उन्हें बस ये जांचना है कि क्या कुछ अजीब या असामान्य चल रहा है। आप पूछना चाहेंगे कि हमें न्यू कैडेट्स को इतना महत्वपूर्ण काम करने की अनुमति क्यों देनी पड़ी? इसकी वजह यह है, अधिकारी इम्मास ने हुम्बन बस्ती से ठीक पहले एक होलोग्राफिक छवि पर क्लिक करते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, वहां एक दीवार देखी जा सकती थी जिसमें से एक बहुत बड़ा नोजल निकल रहा था। ये लगभग एक अंतरिक्ष यान के प्लाज्मा नोजल जैसा था, सिवाय इसके कि ये दिखने में आदिम था। उस चीज़ को एनर्जी रैंक नोजल डिटेक्टर कहा जाता है, लेकिन हम इसे किल द स्ट्रॉन्ग वेपन कहना पसंद करते हैं। यह एक प्रभावशाली उपकरण है जो तुरंत एक शक्तिशाली मैना ब्लास्ट जारी करता है। ये किसी भी अजीब आभा का पता लगाता है, सिवाय एक हुम्बन के जिसकी खेती स्टार रैंक चरण से ऊपर है। इसके कारण हम टावर की जांच के लिए हवाई टोही दल भेजने में असमर्थ हो गए। लेकिन अब जब नए कैडेट यहां आ गए हैं तो हम उन्हें सुरक्षित रूप से टावर की जांच करने के लिए भेज सकते हैं और वे आर्टिफैक्ट की नज़र में नहीं आएंगे। इसीलिए अब तक इसमें देरी हो रही है। हमें बस हवाई जांच दल की इमेजरी खुफिया रिपोर्ट का इंतजार करना है जो भेजी जाएगी, अधिकारी अरोयो ने बीच में कहा, जिससे जेरास ने समझ में सिर हिलाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6 घंटे बाद हमें रिपोर्ट भेज दी गई है, अधिकारी अरोयो की आवाज़ गूंजी जब 6 लोग मेज पर एकत्र हुए जिनमें जेरास भी शामिल था। ये चित्र हैं। जेरास ने जब उस छवि को ध्यान से देखा तो मेज पर अलग अलग छवियां प्रकट हुईं। ये दांतेदार ओब्सीडियन गहरे रंग की चट्टानों से बनी एक बहुत बड़ी मीनार का चित्र था। एड्स बाय पब फ्यूचर, टावर के चारों ओर हुम्बन के समूह हर मोड़ पर सतर्कतापूर्वक टावर पर गश्त करते देखे जा सकते थे। कुछ अजीब बात है, अधिकारी स्पार्टनबर्ग ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। हाँ, टावर पर नियमित रूप से गश्त करने वाले गार्डों की संख्या लगभग 10 है और वे हमेशा बहुत ढीले रहते हैं। लेकिन अब 50 से अधिक गार्ड गश्त कर रहे हैं और शिफ्ट में काम कर रहे हैं। ये देखना बहुत अजीब है कि कैसे उन्होंने अचानक अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। ये स्पष्ट संकेत है कि वे टावर में कुछ छिपा रहे हैं और यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वे इस समय उसे छिपा रहे हैं, अधिकारी अरोयो ने संदेहपूर्वक कहा। तो ये राजकुमारी है, अधिकारी पिराड ने आश्वस्त होकर कहा। अच्छा, अगर छवि सच्ची है तो टावर वास्तव में सबसे बड़ा संदिग्ध क्षेत्र है। लेकिन अगर छवि के साथ छेड़छाड़ की गई और हम टावर में फंस गए तो हम इस मिशन में विफल हो जाएंगे, अधिकारी स्पार्टनबर्ग ने कहा। यह सच है, जेरास ने अचानक कहा, जिससे बाकी लोगों की भौहें तन गईं। ओह, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अधिकारी इम्मॉस ने उत्सुकता से पूछा। कैडेटों के किस समूह ने यह तस्वीर ली थी? जेरास ने अधिकारी इम्मॉस से पूछा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह न्यू कैडेट्स एरियल टोही डिवीजन का ग्रुप ही है। तो यह सच है, जेरास ने और भी आश्वस्त होकर कहा। वह जानता था कि एंड्रिकॉट ग्रुप ई का हिस्सा था और उनका कप्तान भी। सबसे ज्यादा संभावना है कि उसने ही ये तस्वीरें ली हों। जेरास को इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि एंड्रिकॉट की खुफिया जानकारी से समझौता नहीं किया जा सकता। ये बात वह तब से जानता था जब से वह उसे जानता था। आपकी बात सही है,
युवा लोग तस्वीरों में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये कम से कम 70% सच होना चाहिए। हम अभी भी उस प्रतिशत पर दांव लगा सकते हैं, अधिकारी अरोयो ने कहा। अब हम जान गए हैं कि राजकुमारी को टॉवर में रखा गया है। अब घुसपैठ की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हम आखिरकार 100 जोड़ अध्यायों तक पहुंच गए हैं, सटीक तौर पर 102। इसके बाद मेरे दिमाग की कोशिकाएं काफ़ी सूख गई हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर कोई मुझे मेरे मस्तिष्क की कोशिकाओं को फिर से जीवंत करने के लिए प्रेरणा कैप्सूल दे। हाँ, बस मजाक कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 103 संकट का मार्ग। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C103 संकट का मार्ग। एड्स बाय पब फ्यूचर। 103 संकट का पथ नवंबर LBJNN। एक सफ़ेद रंग का अंतरिक्ष यान बादलों के बीच छिपता हुआ हवा में उड़ रहा था और तेजी से आगे बढ़ रहा था और बादलों को उड़ाकर गैस के वाष्प की बौछार कर रहा था। फिर भी अपनी तेज रफ्तार के बावजूद यह बादलों के बीच खुद को छिपाने में सक्षम था, जिससे यह एक मृगतृष्णा जैसा लग रहा था। अंतरिक्ष यान की नियंत्रण सीट पर ज़ेरास मुख्य नियंत्रण अनुभाग में बैठ गया और बार बार विभिन्न बटनों पर टैप करते हुए रडा को देखने लगा, जहां क्षेत्र का पूरा नक्शा देखा जा सकता था और उसके अंतरिक्ष यान की यात्रा भी दिखाई दे रही थी। हम हुम्बन चैसम के करीब पहुंच रहे हैं। यदि हम मैक 4 की गति से चलते रहे तो लगभग 2 घंटे 20 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, ज़ेरास ने खुद से कहा, लेकिन उसके पीछे से एक आवाज़ गूंजी। अच्छा, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अधिकारी हिलो ने पीछे से उससे कहा, जहां से 4 अन्य अधिकारी दिखाई दे रहे थे। हालांकि एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर हम हम्बन्स चैसम से गुजरते हैं तो मान लीजिए कि हम युद्ध में जाने से बच गए या किसी हमले में उड़ गए और सुरक्षित रूप से उसके पीछे पहुंच गए, क्या हम तब किल द स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट द्वारा बंद नहीं हो जाएंगे? ज़ेरास ने भौहें उठाते हुए पूछा। यह ऑपरेशन में एक बड़ी बाधा उस आर्टिफैक्ट और मजबूत आभा को महसूस करने और उन्हें अलग करने की इसकी क्षमता के कारण थी। अगर वे हुम्बन चैसम से गुजरते हैं तो उन्हें अंत में आर्टिफैक्ट का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही उनका पकड़ा जाना या हमले में पूरी तरह से मर जाना एक निश्चित बात थी। ठीक है, हमने तय किया है कि हम आपको हुम्बन चैसम के करीब पहुंचने पर बताएंगे, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो चलिए इसे यहीं खत्म कर देते हैं, अधिकारी इम्मॉस ने कहा। क्लियर पाथ होलोग्राफिक मानचित्र छवि सक्रिय करें। एड्स बाय पब फ्यूचर। ज़ेरास के सामने लगा रडा बदल गया क्योंकि उसने अचानक समूह के ऊपर हवा में प्रकाश की एक किरण छोड़ी, जिससे उस पर बनी छवि 10 गुना अधिक स्पष्ट रूप से प्रक्षेपित हो गई। छवि पर 3 रास्ते चिन्हित किए गए थे, मानचित्र के नीचे एक क्षेत्र जो EIA बेस कहता है। ज़ेरास अनुमान लगा सकते थे कि यह वह क्षेत्र था जहां EIA बसा था और जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। मानचित्र के मध्य में 2 लंबी दांतेदार रेखाएं हैं जिन पर स्पष्ट रूप से द हम्बन चैसम लिखा हुआ है। संभवतः यहीं पर युद्ध चल रहा था। खाई के बाद हुम्बन बस्ती की पहचान हुम्बन टॉवर के साथ की गई। ये हुम्बन टॉवर है जहां हम जा रहे हैं। यह अंतरिक्ष यान है जो तेजी से हुम्बन चैसम के करीब पहुंच रहा है। अगर हम हुम्बन चैसम से गुजरे तो हम उस कलाकृति से टकराकर गिर जाएंगे। दोपहर के 2:29। लेकिन यहाँ देखिए, हुम्बन चैसम के बाईं ओर दूर, अधिकारी इम्मॉस ने उसे मानचित्र पर एक विशेष स्थान दिखाया। ये हम्बन चैसम के अंत में था और इसे गहरे रंग की स्याही से दर्शाया गया था तथा लेबल किया गया था द मालोवेलेंट सागर, वह स्थान जिसे मालोवेलेंट सागर कहा जाता है। ज़ेरास ने उस क्षेत्र की ओर देखते हुए संकुचित आंखों से पूछा। हाँ, हम भी लंबे समय से जानते थे कि आर्टिफैक्ट से होकर गुजरना एक बड़ी समस्या है। इसलिए हमने आर्टिफैक्ट के हमले की सीमा से बाहर एक जगह की तलाश की और आखिरकार हमें वह मिल ही गया। यह एक छोटा रास्ता है जो हुम्बन चैसम और मालोवेलेंट सागर के बीच में है, अधिकारी एम्माउस ने समझाया। वह रास्ता आर्टिफैक्ट की पहुंच से बाहर है। अगर हम उस रास्ते से गुजरेंगे तो अतिरिक्त मीलों के कारण हुम्बन बस्ती तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा। हम आर्टिफैक्ट द्वारा उड़ाए जाने से सुरक्षित रूप से बच सकेंगे, अधिकारी अरोयो ने बीच में कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या हुम्बन लोग इस रास्ते के बारे में जानते होंगे। मुझे यकीन है कि अगर उन्हें ये पता होता तो वे सफलतापूर्वक सीमा का विस्तार कर लेते, ज़ेरास ने कहा। वास्तव में ऐसा नहीं है। वे बस यह मानते थे कि आर्टिफैक्ट की सीमा सभी क्षेत्रों को कवर करती है और मालोवेलेंट सागर बाकी को कवर करता है। आर्टिफैक्ट की सीमा को मालोवेलेंट सागर तक बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अधिकारी एम्माउस। क्यों? ज़ेरास ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि मालोवेलेंट सागर सिर्फ एक और मजबूत को मार डालो कलाकृति है, अधिकारी एम्माउस ने उत्तर दिया। दुर्भावनापूर्ण सागर अपने नाम के समान ही है, एक दुष्ट सागर, अधिकारी अरोयो ने कहा। उसकी आवाज़ में सावधानी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। मालोवेलेंट सागर में घसीटे जाने वाली कोई भी चीज़ कभी भी दिन की रोशनी नहीं देख पाती। यहाँ तक कि ग्रह के प्राकृतिक निवासी हुम्बन भी इस आदेश से बच नहीं पाते, अधिकारी इम्मॉस ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मालोवेलेंट सागर में क्या है? ज़ेरास ने सावधानी से पूछा। यह अथाह जीवों का घर है,
यह एक समुद्र है, लेकिन मछलियों की जगह अथाह जीवों से भरा हुआ है। शक्तिशाली काले जानवर जिनका एक ही लक्ष्य है, किसी भी अजनबी को देखते ही मार डालो। अधिकारी इम्मास ने लगातार सिर हिलाते हुए कहा। और वे बहुत मजबूत हैं। अधिकारी हिलो ने कहा। एक बार ऐसा कहा गया था कि एक सर्वोच्च ब्रह्मांडीय श्रेणी के प्राणी के समान श्रेणी का एक अथाह प्राणी पहले भी एक बार समुद्र से बाहर गोता लगा चुका है। अधिकारी इम्मॉस ने कहा। एक शीर्ष ब्रह्मांडीय रैंक चरण विशेषज्ञ। जेरास ने यह सुनकर चौंककर चिल्लाया। शीर्ष ब्रह्मांडीय रैंक, ये गैलेक्सी रैंक चरण तक पहुंचने के लिए बस एक और छोटा स्तर था। पृथ्वी पर पूर्ण शीर्ष साधना चरण। ऐसा प्राणी समुद्र में रहता है। यदि आपको लगता है कि यह चौंकाने वाली बात है, तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम ठीक से नहीं जानते कि समुद्र में ऐसे कितने जानवर हैं। कौन जानता है, शायद 1000 हों, सैकड़ों, लाखों। ये बहुत रहस्यमय है और यह इसके बारे में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्यों? क्योंकि ऐसा करने की लागत लाभ से कहीं ज्यादा है। कितने लोग अन्वेषण के लिए खो जाएंगे जहां कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं मिलने की संभावना है। इसलिए पूरी दुनिया इस जगह को अनदेखा कर देती है। इसलिए यह विश्व निषिद्ध क्षेत्र है। सौभाग्य से ये समुद्र है और इसमें रहने वाले प्राणी भी समुद्री जीव हैं। वे हुम्बन बस्ती पर हमला करने के लिए समुद्र से बाहर नहीं आ सकते। इसलिए हुम्बन लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। इसके अलावा समुद्र उनसे बहुत दूर है। संपर्क या दुर्घटना असंभव है। अधिकारी इम्मास ने मुख्य नियंत्रण कक्ष से बाहर निकलते हुए कहा। जान लो बच्चे, एबिसल जीव उनसे अलग किसी भी चीज़ पर हमला करते हैं जो भी उनसे अलग आभा बिखेरता है। और अब हम डीप चैसम और मालिवोलेंट सी के बीच के रास्ते से गुजर रहे हैं। बस प्रार्थना करो कि हमें एबिसल जीव न खोज लें, नहीं तो हम केवल अपनी खराब किस्मत को कोस सकते हैं। और अधिकारी अरोयो ने अपने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि वह भी अधिकारी हिलो के साथ बाहर की ओर जा रहा था, लेकिन उसने अपनी बात पूरी नहीं की। जेरास अकेला रह गया था, जो अपने सामने रडा छवि को निस्वार्थ भाव से देख रहा था। वह देख सकता था कि अंतरिक्ष यान तेजी से हुम्बन चैसम के निकट आ रहा है और शीघ्र ही उस मार्ग पर मालिवोलेंट सागर के ठीक बगल में पहुंच रहा है। एक ऐसे रास्ते से गुजरते हुए जहां एक तरफ युद्ध लड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ जहां से कोई कभी वापस नहीं लौटा है। एक बात तो पक्की थी, वे वाकई जिंदगी और मौत के बीच की रेखा पर चल रहे थे, जहां उनकी आत्माएं किस्मत के हाथों में लटकी हुई थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 घंटे बाद अंतरिक्ष यान अंततः गहरी खाई पर पहुंच गया, क्योंकि जेरास ने अपना रास्ता बदल दिया और रडा द्वारा बताए गए संकीर्ण पथ की ओर मुड़ गया। जेरास ने उस स्थान के करीब पहुंचते हुए अंतरिक्ष यान की गति पूरी तरह धीमी कर दी। पुनर्तः छिपाव सक्रिय करो, जेरास ने आदेश दिया, क्योंकि अंतरिक्षयान धीरे धीरे पारदर्शी हो गया था। आपने सफलतापूर्वक एब्सोल्यूट कंसील को सक्रिय कर दिया है और गति को मैक 1 से भी कम कर दिया है। अब अंतरिक्षयान को पहचानना 3 गुना कठिन हो जाएगा। आई की आवाज़ जेरा के धीरे धीरे बढ़ते दिल को थोड़ा शांत करने में कामयाब रही, क्योंकि सभी अधिकारी पहले से ही मुख्य नियंत्रण कक्ष में उसके पीछे एकत्र हो गए थे, जिससे छोटे से कमरे में थोड़ा तनाव पैदा हो गया था। यहाँ कुछ नहीं है। जेरास ने अंतरिक्ष यान को आगे की ओर उड़ाया और सनकरे रास्ते पर पहुंचकर हुम्बन खाई के दूसरी ओर देखा। जेरा का दिल धड़क रहा था और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं जब उसने अपने बगल में समुद्र को देखा। वाह, दुष्ट सागर। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 104 धिक्कार है लेडी लक पर। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C104 अरे लेडी लक। एड्स बाय पब फ्यूचर। 104 अरे वाह लेडी लक। दूर दूर तक फैली लहरों का एक अंधेरा फैलाव, जहां तक आंखें देख सकती थीं, एक बेहद उदास आभा बिखेर रहा था, जिसने जेरा के सीने में दिल की धड़कनें तेज कर दीं। मालिवोलेंट सी पानी का कोई सामान्य रंग नहीं था, नहीं, ये सबसे गहरे रंग की स्याही का रंग था, जो सामान्य पानी की तरह बहता और लहराता था। यद्यपि वहां किसी जानवर का कोई निशान नहीं था, फिर भी किसी अज्ञात कारण से उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। बस गाड़ी चलाने पर ध्यान दो, तुम सुरक्षित रहोगे। ऑफिसर अरोयो की आवाज़ सुनकर उसके दिल की धड़कन थोड़ी धीमी हो गई, क्योंकि उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अधिकारियों से जो महसूस किया, उसके अनुसार उन्होंने प्रशिक्षक मोनिका की तुलना में थोड़ी भी कमज़ोर आभा नहीं फैलाई, जिसका अर्थ है कि वे कम से कम कॉस्मिक स्टार रैंक के स्तर पर हैं। अगर चीज़ें गलत हो जाती तो वे कम से कम उसे मरने से बचा सकते थे। जेरास अपनी आंखें बंद कर लेता है, लगातार गहरी सांसें लेता है, अपने आप को शांत करता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वह पुनः शांत हो जाता है। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और कंट्रोलर को पकड़कर उसे आगे की ओर धकेला, जिससे अंतरिक्ष यान की गति बढ़ गई, लेकिन फिर भी वह अधिक तेज चलने का साहस नहीं कर सका। हम इस समय 1.5 मैक की गति से आगे बढ़ रहे हैं। रडार पर हमें जो दूरी दिखाई गई है, उसके अनुसार हमें वहां पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। जेरास ने शांतिपूर्वक अधिकारियों को बताया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उड़ान पर था और उसने समुद्र की ओर देखने से खुद को रोक लिया था।
अच्छा, वह इतनी जल्दी अपना धैर्य वापस पा लेता है और अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर लेता है। अरोयो की आवाज़ अन्य अधिकारियों के दिमाग में गूंज उठी। यह उनकी आनुवंशिक क्षमताओं में से एक थी, टेलीपैथी। कम से कम उसकी एकाग्रता अच्छी है। इसके अलावा वह अन्य कैडेटों की तरह नहीं है जो अत्यधिक सम्मानजनक और कठोर होते हैं। वह सवाल पूछने से नहीं डरता और सुनना अच्छी तरह जानता है। ये कुछ अच्छे गुण हैं, अधिकारी हीलो ने कहा, उसकी आवाज़ दूसरे दिमागों में गूंज रही थी। वह एक अच्छा प्रतिभावान व्यक्ति है, अधिकारी ज़्यूरिन ने कहा, जो पूरे समूह में सबसे कम बोलता था। उसने भी पहली बार ज़ेरास की प्रशंसा की। लेकिन ज़ेरास को इस बात का पता भी नहीं था कि वे सब उसके पीछे बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अंतरिक्ष यान चलाने पर था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1 घंटा जल्दी ही बीत गया जब अंतरिक्ष यान ने चतुराई से अपने आप को छिपा लिया और बिना कोई शोर मचाए धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर भी जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सूर्य भी धीरे धीरे दूर होता गया और रात धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऐसा कहा जाता है कि अथाह जीव रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। अधिकारी अरोयो की आवाज़ उनके दिमाग में गूंज उठी और अन्य अधिकारियों ने भी स्वीकृति में सिर हिलाया, क्योंकि वे ज्वार की ताकत में वृद्धि को देखते हुए मालेवोलेंट सागर को देख रहे थे। ज़ेरास, गति को मैक 1 तक कम कर दो, अधिकारी एम्माउस ने ज़ेरा के कंधे पर धीरे से थपथपाते हुए निर्देश दिया। हाँ, अधिकारी। ज़ेरास ने आदेश का पालन किया, लेकिन उसका दिल और अधिक धड़कने लगा, क्योंकि उसने ये भी देखा कि अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह जानता था कि इसका समुद्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वह ज्वार की लगातार बढ़ती आवृत्ति से अवगत नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतरिक्ष यान एकाकी रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और 2 घंटे तेजी से बीत गए। अंतरिक्ष यान पर मौजूद शांति को तोड़ने वाली एकमात्र चीज टकराने वाली लहरों की आवाज़ थी। पांचों अधिकारी उस स्क्रीन को ढकने के लिए खड़े हो गए जहां से मालोवेलेंट सागर दिखाई दे रहा था, जिससे ज़ेरा का दृश्य स्वतः ही अवरुद्ध हो गया। ज़ेरास ने भी इस क्रिया को देखा, लेकिन उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और पूरी तरह से विमान उड़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, जैसा कि उसे बताया गया था। अधिकारी अरोयो की आंखें सिकुड़ी हुई थीं, क्योंकि वे पांचों समुद्र की बढ़ती हुई लहर को देख रहे थे, जो हर मिनट के साथ गुजर रही थी और धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। सभी अधिकारियों की आंखें अचानक एक साथ चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्होंने दूर अंधेरे में एक हल्की सी चमक देखी। दूर से लहरें धीरे धीरे उठने लगीं और ज्वार की आवाज़ भी तुरंत बढ़ गई। अधिकारी अरोयो ने अन्य अधिकारियों की ओर देखा और उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर ज़ेरास की ओर मुड़े और झुककर अपने दोनों हाथ ज़ेरा के कंधे पर रख दिए। ज़ेरास, अधिकारी अरोयो फुसफुसाए। हाँ, अधिकारी। गति को मैक 8 तक बढ़ाओ और चुपचाप उड़ने की कोशिश करने के बारे में चिंता मत करो। ज़ेरास का दिल तुरंत धड़कने लगा, जैसे उसके सिर की नसें फट गई हों। उसका दिल बेकाबू हो रहा था, लेकिन उसके कंधे पर टिकी दोनों हथेलियों ने उसे अजीब तरह से शांत कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, अधिकारी अरोयो। ज़ेरास ने तुरंत नियंत्रक को जितना संभव हो सके उतना आगे धकेल दिया, क्योंकि अंतरिक्ष यान मैक 8 की भयानक गति तक पहुंच गया था। राइपी। हवा के फटने की तेज आवाज़ पूरे मालेवोलेंट सागर में सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी, क्योंकि एक ही विस्फोट में ध्वनि की गति 8 बार टूट गई। परिणामी बल के कारण ज़ेरास की पीठ सीट पर जा लगी, क्योंकि नियंत्रक को पकड़े हुए उसके हाथ लगातार कंपन कर रहे थे। अंतरआयामी युद्ध वर्ग में उसकी अब तक की सबसे अधिक गति मैक 4 थी। अब जब उसे अचानक उस गति को दोगुना करने का आदेश दिया गया तो उसके हाथ कांपने लगे। दूरी पर स्थित छोटी रोशनी अविश्वसनीय रूप से तेजी से कम हो रही थी, जिससे अधिकारियों की आंखें और भी अधिक संकुचित हो गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि विभिन्न अन्य रोशनियां दिखाई दे रही थीं और धीरे धीरे एकत्रित हो रही थीं। पिराड, ये देखने की कोशिश करो कि यह किस प्रकार का है। अधिकारी अरोयो ने उस अधिकारी को आदेश दिया जिसने एक आंख का मास्क पहना हुआ था, जब उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और धीरे से अपनी आंखों का कवर उतार दिया। आंखों का पर्दा हटाने पर एक अत्यंत चमकदार बैंगनी प्रकाश दुनिया के सामने प्रकट हुआ, जो ऐसा लग रहा था जैसे विभिन्न तारों की छोटी छोटी किरणें उसकी पुतलियों में चमक रही हों। अधिकारी पिराड की नज़रें दूर स्थित रोशनियों पर टिकी थीं। अधिकारी पिराड को तुरंत ही दूर का दृश्य ऐसा दिखाई देने लगा मानो वह उनके ठीक सामने हो, जिससे उन्हें लगभग 1000 किलोमीटर दूर का भी अत्यंत स्पष्ट चित्र प्राप्त हो गया। उसकी नज़र रोशनी पर टिकी हुई थी और उसने एबिसल मछलियों के एक समूह को देखा, जिसमें सबसे छोटी मछली की लंबाई लगभग 2 मीटर थी। उसकी नज़र उन पर भी नहीं पड़ी, बल्कि समूह के ठीक पीछे सबसे चमकदार रोशनी पर केंद्रित थी और उसने एक भालू जैसे एबिसल जीव को देखा। उसके शरीर ने गलती से शक्तिशाली दबाव की लहर छोड़ी, लेकिन ज़ेरास तक पहुंचने से पहले अधिकारी हेलो की मांसपेशियों के हल्के कंपन से इसे तुरंत रद्द कर दिया गया। अधिकारी पिराड की आंखों की चमक कम हो गई, क्योंकि उन्होंने अधिकारी अरोयो को देखने से पहले अपनी आंखों पर मास्क लगाया था। सामने वाले सैकड़ों भालू छोटे हैं, लेकिन पीछे वाला बड़ा भालू शीर्ष कॉस्मिक रैंक चरण में है। अगर वह अकेला होता तो शायद थोड़ा संघर्ष करना पड़ता, लेकिन उन छोटे भालुओं के साथ और हमें नहीं पता कि वास्तव में कितने अन्य भालू आसपास हैं, इसलिए उनसे भिड़ना बुद्धिमानी नहीं है। अधिकारी पिराड ने कहा, जब अचानक ज़ेरा की आवाज़ अंतरिक्षयानों में गूंज उठी।
अधिकारियों, अगर हम मैक 8 पर चलते रहे तो हम 30 मिनट में बाहर आ जाएंगे, जेरास ने कहा। अच्छा, अरे जेरास, अधिकारी अरोयो ने पुकारा। हाँ अधिकारी। एड्स बाय पब फ्यूचर, गति को मैक 10 तक बढ़ाएं। क्या उम्मा? हाँ सर। जेरास ने तुरंत कंट्रोलर को उच्चतम स्तर पर खींच लिया जो मैक 10 था। आमतौर पर इस प्रकार का अंतरिक्ष यान एक स्टेल्थ प्रकार का होता था और वास्तव में गति के साथ यात्रा करने के लिए नहीं होता था। यही कारण था कि इसका मैक स्तर इतना कम था। 10 मिनट। और अधिकारी, जेरा की पीठ उसकी सीट से कसकर चिपकी हुई थी क्योंकि वह अपने मुंह से यह शब्द निकाल रहा था। NOWELL-BE-IN.C ओम। ये गायब हो गया है। अधिकारी फ्यूरिन की आश्चर्यचकित आवाज़ अचानक गूंजी क्योंकि उन्होंने देखा कि सारी रोशनियां अचानक गायब हो गई थीं, जैसे कि पहले जो कुछ भी हुआ था वह सब एक मृग तृष्णा थी। ये खत्म नहीं हुआ है। अधिकारी पिराड की शांत आवाज़ गूंजी। ये हमारे ठीक नीचे है। अधिकारी अरोयो ने यह बात पूरी करते हुए अपना ध्यान जेरास की ओर लगाया। जेरास, हाँ अधिकारी, प्रभाव के लिए तैयार रहें। क्या? बूम। एक विशालकाय पंजे जैसा हाथ, जो कि दुष्ट सागर से बाहर निकला था, तेजी से अंतरिक्षयान की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ तराजू से ढके हुए थे, जिनमें से प्रत्येक विनाश की काली विनाशकारी आभा से भरा हुआ था। पंजे ने अंतरिक्षयान को, जो उससे 10 गुना बड़ा था, पूरी तरह से ढक लिया और फिर आगे की ओर झटका मारा। कबूम। एक चमकीली रोशनी, एक प्रभामंडल। जेरास को लगा कि वह अपनी सारी इंद्रियों से वंचित हो गया है, क्योंकि दुनिया अचानक काले और सफ़ेद रंग में बदल गई और उसकी चेतना तेजी से अंधकार में डूब गई। अंतरिक्षयान तीव्र गति से आगे की ओर टकराया, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ और यान तुरंत ही नष्ट हो गया, तथा उसमें बैठे लोगों का क्या हुआ ये पूरी तरह से अज्ञात है। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। आप विशेषाधिकार भी खरीद सकते हैं ताकि हम इस महीने के विन विन मिशन को पूरा कर सकें। supreme_IQ, निर्माता का विचार, एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली, अध्याय 105, घर का कोई रास्ता नहीं। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली, C105, घर का कोई रास्ता नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। 105, घर का कोई रास्ता नहीं। एक नीली रोशनी ने दुनिया के सामने खुद को प्रकट किया और दो सुस्त सी आंखें धीरे धीरे खुलीं। जेरास ने आकाश में चमकते छोटे तारों को देखा। उसे लगा कि वे 2 या 3 के जोड़े में हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे एक बार फिर स्पष्ट हो गए क्योंकि उसकी चेतना धीरे धीरे अपने वातावरण के अनुरूप हो गई। वह चकित होकर आकाश में तारों को देख रहा था, तभी अचानक उसकी आंखें चौंककर फैल गईं और वह उछल पड़ा। उसने अपने हाथों को भींच लिया और आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने लगा। ओह, तुम जाग गए। अधिकारी हिलो की जानी पहचानी कर्कश आवाज उसे सुनाई दी। जब जेरास ने पीछे मुड़कर देखा, समूह क्या कर रहा था ये देखकर उसने अपनी भौहें उठाईं और धीरे से अपनी उठी हुई मुट्ठी नीचे कर ली। 5 अधिकारियों के समूह को गोलाकार रूप में व्यवस्थित पत्थरों पर बैठे देखा जा सकता था, जबकि उनके बीच में आग जलती हुई देखी जा सकती थी, जहां 3 मीटर लंबी मछली भुनी जा रही थी। आओ मेरे साथ बैठो बच्चे, अधिकारी हिलो ने उसे पुकारा जब जेरास समूह के करीब गया और बैठकर भूनी जा रही मछलियों को देखने लगा। धन्यवाद अधिकारियों, जेरास ने ईमानदारी से सिर झुकाया। यदि आप किसी के ऋणी हैं तो वह अधिकारी हिलो है। अधिकारी अरोयो ने उससे कहा, इसे भूल जाओ बेटा, तुम्हें इस झंझट में लाने की गलती हमारी है। अधिकारी हिलो ने कहा और एक बार फिर जेरास के कंधे पर थपथपाया। उम्मा, अंतरिक्ष यान कहाँ है? जेरास ने उस क्षेत्र की ओर देखते हुए पूछा क्योंकि उसने देखा कि अंतरिक्ष यान कहीं नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर, नष्ट किया हुआ। क्या? जेरास चौंक कर अपनी सीट से उछल पड़ा। अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया। वे वापस कैसे आएंगे? ये लो। अधिकारी अरोयो ने जेरास को मछली की पूंछ का विशाल आधा हिस्सा थमा दिया। यद्यपि यह शुद्ध भुनी हुई मछली थी जिसमें एक भी मसाला नहीं था, फिर भी किसी अज्ञात कारण से यह जेरास के लिए बहुत स्वादिष्ट थी। समूह ने चुपचाप खाना खाया और जल्दी से विशालकाय 3 मीटर की मछली खा ली। हालांकि यह सामान्य मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा हो सकता था। जागने वालों की भूख को सिर्फ एक ही चीज के रूप में वर्णित किया जा सकता है, ईश्वरीय। जेरास, जब तुम बेहोश हो गए, अंतरिक्ष यान को एक अथाह प्राणी द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया था, लेकिन हिलो ने तुम्हें दुर्घटना में मरने से बचा लिया। अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने का बदला लेने के लिए हम कुछ प्राणियों का शिकार करने में कामयाब रहे और उनमें से एक यह मध्य उल्का चरण मछली है। अधिकारी अरोयो ने समझाना शुरू किया। पहले तुम्हारा मिशन बस हमें इस जगह पर उड़ाना था जिसके बाद तुम वापस आ सकते हो, लेकिन अब तुम्हें अकेले वापस भेजना आत्महत्या होगी, भले ही तुम्हारे पास अंतरिक्ष यान हो या फिर अंतरिक्ष यान के बिना बात करना। अधिकारी अरोयो ने उससे कहा, लेकिन जेरास चुप रहा और एक शब्द भी नहीं बोला। चूंकि अब आप वापस नहीं जा सकते, इसलिए हमारे पास आपको मिशन पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अधिकारी इम्मॉस ने बीच में कहा, लेकिन सबसे पहले आप स्टार रैंक चरण में हैं और आपके पास आनुवंशिक क्षमता होनी चाहिए। आपकी आनुवंशिक क्षमता क्या है, जेरास?
अधिकारी अरोयो ने गंभीरता से कहा, लेकिन ज़ेरा की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली क्योंकि उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और समूह की आंखों के सामने यह एक सफ़ेद रंग के ब्लेड में बदल गया। पूरे समूह ने ज़ेरा के मांस से बने सफ़ेद रंग के ब्लेड को देखकर भौहें चढ़ाईं, लेकिन ज़ेरा का काम अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि माना उसके शरीर में गड़गड़ाहट के साथ ब्लेड में प्रवाहित हुआ, जिससे ब्लेड के चारों ओर माना का एक सफ़ेद प्रभामंडल बन गया। यह मेरी आनुवंशिक क्षमता है, ज़ेरास ने कहा, जिससे अरोयो ने स्वीकृति में हल्की सी सिर हिलाए। ज़ेरास, मुझे ब्लेड से काटने की कोशिश करो, हेलो ने अचानक कहा, जिससे ज़ेरा के चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव उभर आया क्योंकि उसने हेलो को अपने हाथ आगे बढ़ाते देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर, मेरा मजाक मत उड़ाओ और बस कर दो, अधिकारी हिलो ने चेहरे पर हल्की सी उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। खैर, इतने समय से आप सभी मुझे कमतर आंकते आ रहे हैं, लगता है अब समय आ गया है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि एक कमतर आंकी गई चींटी भी शेर को मार सकती है। ज़ेरास ने मन ही मन सोचा और उसने ब्लेड को आगे की ओर उठाया, उसकी नोक आसमान की ओर इशारा कर रही थी। ब्लेड के चारों ओर का सफ़ेद प्रभामंडल अचानक सफ़ेद रोशनी की एक चमकदार चमक में फूट पड़ा, जब ज़ेरास ने अपनी पूरी ताकत से ब्लेड को काटने से पहले अपना सारा मन ब्लेड में डाल दिया। राइपी, हवा के दो टुकड़े होने की आवाज़ गूंज उठी जब ब्लेड नीचे की ओर कटा और अधिकारी हेलो की बांह पर जा गिरा। मरना, ज़ेरा की आंखें अविश्वास से फैल गईं क्योंकि वह फिसल गया था और उसके मुंह से खून निकल आया था। ज़ेरा के पूरे शरीर में एक भयावह कंपन दौड़ गया क्योंकि उसका खून उसके शरीर में उछलने लगा था। हा 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 हा, रात के सन्नाटे में अधिकारी हेलो की उपहासपूर्ण हंसी गूंज उठी, जबकि अन्य अधिकारियों के चेहरों पर हल्की मुस्कुराहट दिखाई दी। मैं कैसे? ज़ेरास ने अधिकारी हेलो के फैले हुए हाथ को असमंजस में देखा क्योंकि उसने देखा कि हाथ पर केवल एक सफ़ेद रेखा दिखाई दी थी जो जितनी तेजी से दिखाई दी थी उससे कहीं अधिक तेजी से गायब हो गई थी। अपनी आनुवंशिक क्षमता का उपयोग करके और उसमें अपना पूरा मान डालकर उसने जो पूर्ण शक्तिशाली हमला किया, उससे अधिकारी हेलो की बांह पर केवल एक सफ़ेद रेखा बनी। इसके बजाय वह परिणामी लहर से घायल होने वाला व्यक्ति था। ज़ेरास, ये पहले से ही काफ़ी प्रभावशाली है कि आप अधिकारी हेलो के हाथ पर भी एक निशान छोड़ सकते हैं। आपकी क्षमता निस्संदेह एक प्रारंभिक उल्का रैंक चरण विशेषज्ञ की गर्दन को तुरंत अलग करने में सक्षम होगी और आप केवल प्रारंभिक स्टार रैंक चरण में हैं। आपको इसके बजाय गर्व होना चाहिए, अधिकारी अरोयो ने गंभीरता से कहा जब ज़ेरास ने अपने मुंह पर खून पोंछा और अपनी सीट पर बैठ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, ज़ेरास, मुझे आशा है कि आप इसे समझ सकते हैं, अधिकारी अरोयो ने शुरू किया, लेकिन ज़ेरास ने तुरंत उसे रोक दिया। मैं समझता हूं अधिकारियों, मैं इस मिशन में भाग लेने के लिए वर्तमान में बहुत कमज़ोर हूं। हुम्बन टॉवर के चारों ओर मौजूद हुम्बन समूह में सबसे मजबूत होंगे। चूंकि हम एक घुसपैठ मिशन कर रहे हैं, इसलिए मेरा वहां जाना केवल मिशन को बर्बाद कर देगा। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि मिशन पूरा हो जाए, मुझे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए। ज़ेरास ने अपने सामने जलती हुई लौ को देखते हुए शांति से समझाया। वहां पर अजीब तरह से सन्नाटा छा गया क्योंकि अधिकारी अरोयो ने अपना सिर नीचे झुका रखा था जबकि अन्य अधिकारी कुछ भी नहीं बोले। ईमानदारी से कहूं तो, भले ही आपने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा हो, हालांकि मैं अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मैं अनिच्छुक होता क्योंकि अगर मैं आपका अनुसरण करता तो मेरे मरने की बहुत अधिक संभावना थी। इसलिए मैं खुश हूं कि मैं पीछे रहूंगा। घुसपैठ और युद्ध मेरे बस की बात नहीं है। मैं सैनिक से ज़्यादा पायलट हूं। इसलिए मिशन के लिए शुभकामनाएं अधिकारियों, ज़ेरास ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। बस मिशन पूरा करने के बाद मेरे लिए यहाँ वापस आना मत भूलना। मैं किसी एलियन ग्रह पर मरना नहीं चाहता, ज़ेरास ने कहा, जिससे अधिकारी हेलो जोर से हंस पड़ा। मुझे तुम बहुत पसंद हो ज़ेरास, बहुत मर्दाना, वहाँ के एम्मा से अलग। चिंता मत करो, भले ही वे तुम्हें भूल जाएं, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा, मिशन पूरा हो या न हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, अधिकारी हिलो ने कहा। उसका बड़ा हाथ ज़ेरास के कंधे पर थपथपा रहा था, हालांकि ज़ेरास थपकी के साथ खून खांसने लगा था। मुझे खुशी है कि तुम समझ गए ज़ेरास, और चूंकि तुम मिशन में शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ये जगह हम्बन बस्ती और मालोवेलेंट सागर के बीच का वन क्षेत्र है। समुद्र के नज़दीक होने के कारण ये हम्बन के लिए भी एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए तुम्हें यहाँ सुरक्षित रहना चाहिए। मिशन की अवधि केवल 2 दिन या अधिकतम 4 दिन है। मैंने यह बेस से संपर्क किया है और आपकी लोकेशन आपके स्कूल वॉच के जरिए सफलतापूर्वक पता कर ली गई है। अगर 4 दिन बाद भी आप हमें नहीं देखते हैं, तो वे आपकी घड़ी का पता लगा लेंगे और आपको वापस बेस पर ले आएंगे, अधिकारी अरोयो ने कहा। नोव एल बी JNN। जी सर, ज़ेरास ने सीधे खड़े होकर कहा। अच्छा, याद रखना कि जंगल कभी मत छोड़ना। हम 3 दिन में तुम्हारे पास ज़रूर वापस आएंगे, अधिकारी इम्मॉस ने किनारे से कहा। मैं इंतजार कर रहा हूँ अधिकारियों, ज़ेरास ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा और फिर सबसे नज़दीक के पेड़ के पास जाकर शाखाओं पर कूद गया। तो अब हमारे लिए भी चलने का समय आ गया है, अधिकारी अरोयो ने कहा, जब 5 का समूह खड़ा हुआ और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलकर मालेवोलेंट सागर के विपरीत दिशा में चला गया। कुछ बेवकूफ़ी मत करो ज़ेरास,
दूर से अधिकारी हीलो की आवाज़ गूंजी, जिससे ज़ेरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपने दोनों हथेलियों को अपने सिर के पीछे टिका लिया और जिस पेड़ की शाखा पर वह लेटा हुआ था उसके आराम में डूब गया। कुछ बेवकूफ़ी करो। उसे एक ऐसी राजकुमारी के लिए बेवकूफ़ी भरी मौत मरने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था। ऐसा करने के बजाय वह पेड़ की टहनी पर आराम करते हुए और अनाथालय में सिखाए गए शराबी और गधे के गाने के बारे में सीटी बजाते हुए समय बिताता था। कम से कम यही उसकी योजना थी, इससे पहले कि अचानक उसके सामने कुछ ऐसा प्रकट हो जाए जिससे वह पेड़ से नीचे गिर जाए, उसके माथे की नस चढ़ जाए और अविश्वास और क्रोध में वह खून की खांसी करने लगे। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। धन्यवाद दोस्तों। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 106 परीक्षा। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C106 लुभाया गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 106 ललचाया। डूम। ज़ेरा सिर के बल जमीन पर गिरा और क्रोध और अविश्वास में खून की उल्टी करने लगा। उसके चेहरे का रंग तेजी से सफ़ेद से लाल और फिर हरा हो गया और फिर हुम्बन वन में शैतानी चीख गूंज उठी। लानत है इस सिस्टम पर। ज़ेरा की आंखों के ठीक सामने एक सूचना थी। मुख्य खोज सक्रिय। अमेजोनियन राजकुमारी को बचाओ और उसे ग्रह पर या बेस पर वापस ले जाओ। NOWELL-BEACON.com। राजकुमारी को बचाने के लिए क्या बकवास है? क्या तुम सोचते हो कि मैं कोई ऐसा हीरो हूं जिसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है? ज़ेरास ने कहा और उसने अपने दांत भींच लिए, लेकिन वह दिखाई देने वाली अन्य सूचनाओं को देखकर मुंह बधिर खड़ा रहा। पुरस्कार आय। मेज़बान के मानव जीनोम के साथ कैस डिवाइडर जीनोम के सम्मिलन में 30 से 50% तक की वृद्धि। ई जोड़ 2 लेवल अप कार्ड। ई जोड़ 3 क्षमता उन्नयन कार्ड। इफ वर्ग प्राधिकरण को जागृत करें। सिर्फ आपके लिए विशेष दांव, आज ही अपना बोनस प्राप्त करें। सिर्फ आपके लिए विशेष दांव, आज ही अपना बोनस प्राप्त करें। YOLO247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ज़ेरास वहीं स्तब्ध खड़ा होकर अधिसूचना को देख रहा था। वह कुछ निगलने से खुद को नहीं रोक सका और उसके मन का सारा गुस्सा अचानक गायब हो गया। मैं एक और अधिसूचना पैनल। दंड, आपकी साधना प्रारंभिक स्टार रैंक चरण में वापस आ जाएगी। क्या बकवास है? मेरी साधना को पीछे धकेल दो। तुम घटिया किस्म के हो। क्या तुम जानते हो कि इस साधना स्तर पर पहुंचने से पहले मैंने कितनी कठिनाइयां झेली हैं? और तुम चाहते हो कि मैं फिर से सब शुरू करूं? ज़ेरास ने गुस्से में पैनल की ओर देखते हुए पूछा। ये पहली बार था जब व्यवस्था उसे इतना बड़ा इनाम दे रही थी, साथ ही यह भी पहली बार था कि उसे सजा के बारे में बताया गया था। ठीक है मेरी साधना को पीछे हटने से बचाने के लिए फिर मैं खोज को पूरा करने की कोशिश करूंगा। अरे, अगर सजा के कारण नहीं तो मैं निश्चित रूप से खोज को पूरा नहीं करूंगा। हाँ, यही एकमात्र कारण है कि मैं खोज को पूरा करूंगा। ज़ेरास ने जोर से कहा, क्योंकि वह किसे समझाने की कोशिश कर रहा था, केवल शैतान ही जानता है। लेकिन मुझे अधिकारियों ने जंगल न छोड़ने को कहा है। ज़ेरास ने खुद से कहा, दिए गए आदेश से थोड़ा उलझन में। हाँ, बस थोड़ा सा। अरे, इस शापित पेड़ पर रहने से उसे इतना बढ़िया इनाम नहीं मिलेगा। इसके अलावा चीज़ों के उज्ज्वल पक्ष को देखते हुए उसे एक नायक के रूप में प्रशंसा मिलेगी यदि वह अंततः यह मिशन को प्राप्त करने वाला पहला नया कैडेट बन गया जिसने मुख्य मिशन पूरा किया। दोपहर के 3:33। अरे, इस शापित पेड़ पर रहने से उसे इतना बढ़िया इनाम नहीं मिलेगा। इसके अलावा चीज़ों के उज्ज्वल पक्ष को देखते हुए उसे एक नायक के रूप में प्रशंसा मिलेगी यदि वह अंततः यह मिशन को प्राप्त करने वाला पहला नया कैडेट बन गया जिसने मुख्य मिशन पूरा किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसे यह से भारी इनाम मिलेगा। इसके अलावा उसका गर्म खून 4 दिन तक बिना कुछ किए पेड़ पर कैसे रह सकता है? वह बस ऊब से मर जाएगा। ठीक है, दिए गए आदेश का पालन न करना एक बुरा विचार हो सकता है, लेकिन पुरस्कार दंड से अधिक है, इसलिए मैं ये जोखिम उठाऊंगा। ज़ेरास ने खुद से कहा जैसे ही उसने अपनी वर्दी को झाड़ा और धीरे धीरे जंगल के बाहर चला गया, लेकिन उसके कदम रुकने से नहीं रुक सके क्योंकि वह वहीं भौहें उठाए खड़ा था। आपकी जीत का सिलसिला यहीं से शुरू होता है, अब अपना भाग्य आजमाएं। आपकी जीत का सिलसिला यहीं से शुरू होता है, अब अपना भाग्य आजमाएं। YOLO247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रुको, मैं राजकुमारी को कैसे बचाऊं? हुम्बन टॉवर शक्तिशाली हुम्बन से भरा हुआ है जो रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। वह टॉवर में कैसे प्रवेश करेगा और राजकुमारी टॉवर में कहाँ छिपी हुई है? इसके अलावा वह राजकुमारी के साथ इतनी कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में कैसे बाहर निकल सकता था? छी, चालाक प्रणाली। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे इतने आकर्षक पुरस्कार दिए। तुम मुझे बस मौत के मुंह में धकेल रहे हो। एक भी गलत कदम और मैं कुचलकर राख हो जाऊंगा, अपने आप ही अपनी जान गंवा दूंगा और EIA के मिशन को भी बर्बाद कर दूंगा। संपूर्ण EIA द्वारा मुझे देशद्रोही और बुरा कैडेट करार दिया जाएगा तथा मेरा नाम हमेशा के लिए इतिहास के बुरे पक्षों में लिख दिया जाएगा। यह कोई खोज नहीं है। नहीं, यह मेरे लिए एक ही कदम में सबसे ऊंचे स्वर्ग तक चढ़ने या एक ही कदम में नरक में गिरने का एक तरीका है।
असफलता और उत्तीर्णता का मेरे जीवन की आगे की दिशा पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जेरास ने इस खोज के बारे में गहराई से सोचा और उसे पता था कि यह बहुत ही आकर्षक पुरस्कारों के साथ एक चतुराईपूर्ण सेटअप था। स्टार रैंक स्टेज के किसी इंसान का हुम्बन टॉवर में घुसना मौत की सज़ा होती, लेकिन उसके पास सिर्फ पूर्ण रूप से मॉर्फ जीन होना चाहिए था। जीवन और कर्म, क्या यही नियति है? जेरास ने आसमान की ओर देखते हुए सितारों से कहा। उसके दिमाग में योजनाएं तेजी से बनने लगीं और उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान तैर गई। पूर्ण रूप को सक्रिय करें। जेरास ने अपनी आनुवंशिक क्षमता को सक्रिय किया जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और अपने सिर में एक छवि पर ध्यान केंद्रित किया। सार्जेंट विलियम द्वारा उन्हें दिखाए गए वीडियो में मृत हुम्बन की छवि दिखाई गई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हुम्बन 1 के मध्य में EIA वर्दी पहने एक हुम्बन को देखा जा सकता था, जिसकी ऊंचाई ठीक 2 मीटर थी। उसके शरीर पर नीले रंग के तराजू थे, जबकि 4 मांसल भुजाएं देखी जा सकती थीं जिन्हें वह बार बार हवा में इधर उधर घुमा रहा था। जेरास अपने आप को रोक नहीं सका और उस आकृति पर नजर डाली जिसमें वह अभी रूपांतरित हुआ था, और उसने स्वयं को सिर हिलाकर स्वीकृति दी। अब जबकि उसने सफलतापूर्वक अपना भेष बदल लिया था और वह युद्ध में मारे गए एक यादृच्छिक हुम्बन की छवि का उपयोग कर रहा था, तो उसके लिए आसानी से पहचान पाना मुश्किल हो जाएगा। जेरास ने अपनी EIA वर्दी उतार दी क्योंकि वह फुटेज के माध्यम से अच्छी तरह से जानता था कि हुम्बन लोग शर्ट के प्रशंसक नहीं हैं। इसके अलावा उसकी 4 भुजाएं उन्हें हास्यास्पद बना रही थीं। चारों भुजाओं को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही समय में चारों को नियंत्रित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, क्योंकि वह चारों भुजाओं का आदी नहीं था, लेकिन यह ऐसी चीज थी जिसे वह बाद में सीखेगा। अब चूंकि वह एक हुम्बन के वेश में था, वह अपनी योजना के अगले चरण की ओर बढ़ सकता था, जो कि हुम्बन बस्ती में जाना और एक हुम्बन के रूप में जीवन का अनुभव करना था। यह एक और पागलपन भरा साहसिक कार्य होगा, जेरास ने खुद से कहा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था क्योंकि वह जंगल से बाहर निकल रहा था और कुछ ही दूरी पर उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर की रोशनियां दिखाई दे रही थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक हुम्बन घर की छत पर 2 मानव सदृश छायाएं देखी जा सकती थीं। आकृतियां आसपास के अंधेरे में घुल मिल गईं क्योंकि एक काले वस्त्र ने उनके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया था, जिससे उनका वास्तविक रूप और विशेषताएं अप्रभेद्य हो गईं। मैं ईमानदारी से सोचता हूं कि यह समय की बर्बादी है। दोनों में से एक के मुंह से बहुत भारी आवाज निकली जब वे दोनों दूरी पर देख रहे थे जहां से हुम्बन 1 दिखाई दे रहा था। तुम अकेली नहीं हो, लेकिन अरुयो की हिम्मत कभी गलत नहीं रही, ये बात हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। अगर उसे लगता कि जेरास सच में बाकी लोगों को छोड़ देगा, तो इस बात की अच्छी संभावना थी कि वह सही हो सकता है। वैसे भी यह सिर्फ रात के लिए है, हम इतना समय बर्बाद कर सकते हैं। दूसरी आवाज ने जवाब दिया और वे दोनों शांत हो गए और निगरानी करने लगे, जब तक कि अचानक जंगल से एक आकृति उभरी और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। जंगल में एक हुम्बन। मैंने सोचा था कि यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। कर्कश आवाज गूंजी जब उन्होंने हुम्बन को देखा जो जंगल से निकलकर तेजी से बस्ती की ओर बढ़ रहा था। हुम्बन बहुत आदिम माने जाते हैं, शायद कोई और खुद को बाहर निकालने जा रहा है। इससे हमारा ध्यान भंग न हो। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर जेरास वास्तव में बाहर निकल गया है, तो वह हमारी नज़रों से ओझल न हो जाए। दूसरी आवाज ने कहा जब वे जंगल पर नजर रख रहे थे, जबकि जंगल से बाहर आया हुम्बन जल्दी ही बस्तियों के बीच गायब हो गया। क्या आप एक और जंगली साहसिक कार्य के लिए तैयार हैं? मैं भी। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन्स की बहुत सराहना की जाती है। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। YOLO247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 107 थियो। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। अराजकता भक्षक प्रणाली थियो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 107 थियो। हुम्बन बस्ती एक आदिम बस्ती थी जिसमें पत्थरों और मिट्टी से बने झोपड़ियों के आकार के घर थे। छत सूखी घास से बनी थी और हुम्बन लोगों का जीवन सरल था। उनका मुख्य काम खेती करना और पशुपालन करना था। उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं है क्योंकि एक मानव 30 वर्षों में केवल एक ही बच्चे को जन्म दे सकता है, इसलिए मानवों की कुल संख्या लगभग 1 अरब या उससे भी कम है। उनका केवल एक ही परम नेता है जिसकी हुम्बन बस्ती में हर कोई सुनता है, वे उसे महान जादूगर कहते हैं। वह हुम्बन टॉवर में रहता था, जो हुम्बन जाति की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है जहां पवित्र अनुष्ठान किए जाते हैं और कई पूजा कलाकृतियों का घर है। हुम्बन के अधिकांश लोगों का लक्ष्य हुम्बन टॉवर पर पहरा देना है क्योंकि उनका मानना है कि उनके भगवान टॉवर में सोते हैं, इसलिए टॉवर के संरक्षकों का बहुत सम्मान किया जाता है। ये वह सारी जानकारी थी जो जेरास 2 दिनों तक हुम्बन्स के साथ घुलने मिलने और इधर उधर हंसने हंसाने के बाद इकट्ठा कर सका था। हुम्बन लोगों का जीवन सबसे सरल था जो उसने कभी देखा था। वहाँ स्कूल या प्रशिक्षण संस्थान या ऐसा कुछ भी नहीं था, वे सभी बस खेती करते थे।
लेकिन भले ही वे बहुत आदिम और खानाबदोश थे, उन सभी में अविश्वसनीय ताकत थी। NO12 ओम। ज़ेरा की आंखें लगभग बाहर निकल आईं जब उसने 1.5 मीटर के हुम्बन को देखा जो अपने से आधे आकार का एक पत्थर उठा रहा था। उसे भी उस पत्थर को उठाने के लिए कुछ हद तक जोर लगाना पड़ा होगा, और फिर भी वह बच्चा उसे ऐसे उठा रहा था जैसे कि वह कोई बड़ी बात ही न हो। हुम्बन की उम्र उनकी ऊंचाई के अनुरूप होती है। उदाहरण के लिए, ज़ेरास ने जिस आकृति को रूपांतरित किया वह 2 मीटर लंबी और लगभग 21 वर्ष की थी। 20 वर्ष की आयु में वे सुबह से शाम तक खेतों में जाते हैं और फिर हुम्बन बस्ती में एक विशेष स्थान पर जाते हैं जहां पुरुष और महिला युवा हुम्बन घूमते हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। हुम्बन लोगों का एक समूह नंगे बदन देखा जा सकता था क्योंकि उन सभी की गर्दन में कुदाल लटकी हुई थी और कमर में कटलेस बंधे हुए थे। जब वे सभी खेत की ओर जा रहे थे तो पूरे समूह में लगातार हंसी और थप्पड़ गूंज रहे थे। तो थियो, तुमने नताशा से एक बार फिर भागने के लिए ही तो ये रास्ता नहीं चुना था? 2 मीटर वाले हम्बन में से एक ने पूछा और एक हम्बन की गर्दन के पीछे थप्पड़ मारा, जिससे बाकी लोग जोर से हंसने लगे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। थियो नामक हुम्बन का नाम ज़ेरास था। ऐसा लगता है कि जो पहले इस शरीर का इस्तेमाल कर रहा था वह बहुत डरा हुआ और शर्मीला हुम्बन था, जिसकी वजह से दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते थे और नताशा उसकी मंगेतर लगती थी। आप जानते हैं, मुझे खुद को मजबूत और तेज करने के लिए कुछ समय चाहिए था, इसीलिए मैंने युद्ध के लिए हस्ताक्षर किए। ज़ेरास ने यथासंभव स्वाभाविक होने की कोशिश करते हुए कहा। तो अब तुम नताशा को प्रपोज कर सकते हो? हुम्बन में से एक, जिसका नाम मीरो था, ने किनारे से पूछा। ओह, ज़ेरास ने कहा, हालांकि उसे केवल इस बात का अंदाजा था कि वे क्या कह रहे थे। पूरा समूह अचानक रुक गया और वे सभी आश्चर्यचकित होकर थियो को देखने लगे, जिससे ज़ेरा की गर्दन के पीछे पसीना टपक रहा था और उसका दिल इस डर से जोर से धड़क रहा था कि कहीं उसने कोई गलती न कर दी हो। इन चेहरों का क्या मतलब है? ज़ेरास ने अपनी बाहें उठाते हुए यथासंभव स्वाभाविक दिखने की कोशिश करते हुए पूछा। ओह, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि यह पहली बार है जब आपने इतनी हिम्मत से यह बात कही है। युद्ध ने आपको हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बदल दिया है। ह्यूमन्स में से एक, मोरी ने थियो के चेहरे को देखते हुए कहा। आमतौर पर उनके समूह में हर कोई जानता था कि थियो कौन था। वह युवक था जिसने नताशा का प्यार पाया था, लेकिन वह उसे प्रपोज करने से डरता था। हर कोई उसे लकी थियो कहता था क्योंकि वह शमन की बेटी का प्यार पाने में कामयाब रहा था। मुझे लगता है, ज़ेरास ने इसे टालते हुए कहा, वैसे भी मैं कुछ समय से बस्ती से बाहर हूँ। क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? ज़ेरास ने हुम्बन के समूह के बीच चलते हुए पूछा। खैर, कुछ खास नहीं हुआ, सिवाय इसके कि ज़ीरो हुम्बन टॉवर के आंतरिक रक्षकों में शामिल होना चुन रहा है, मोरी ने कहा, और उसने अपनी नज़र हुम्बन में से एक पर डाली जो आमतौर पर पूरी यात्रा के दौरान चुप रहता था और उसकी भावशून्य अभिव्यक्ति पर एक अभिमानी नज़र थी। क्या? ज़ेरास ने चौंकते हुए उत्तर दिया, क्योंकि वह ये सुनकर आश्चर्यचकित था कि ज़ीरो को हुम्बन टॉवर में एक आंतरिक रक्षक के रूप में चुना गया था। हैरान हो गए ना? हम भी इतने हैरान थे। ज़ीरो ने परीक्षा दी और पास हो गया। वह कल हुम्बन गार्ड असेंबली में शामिल हो जाएगा और हमें खेती करने के लिए छोड़ देगा। जोरी, लड़कों में से एक ने अपनी आवाज़ में ईर्ष्या से कहा। ये कुछ भी नहीं है। ज़ीरो की आवाज़ उन तक गूंजी, हालांकि उसकी आवाज़ में गर्व छिपाया नहीं जा सका। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो युद्ध के बारे में क्या ख्याल है, थियो? मोरी ने पूछा। बाकी लोग भी तुरंत चुप हो गए और उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। युद्ध बहुत क्रूर है। हम अभी उनके साथ गतिरोध की स्थिति में हैं। चूंकि मैं एक साधारण योद्धा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं गुप्त रूप से सीख रहा हूं। युद्ध का रहस्य, ज़ेरास ने फुसफुसाते हुए कहा, मानो उसे डर हो कि कोई उसे सुन लेगा। ओह, यह क्या है? मोरी ने उत्सुकता से पूछा, जब ज़ेरास ने देखा कि ज़ीरो भी भावशून्य होकर उसकी ओर देख रहा था। उन्होंने कहा कि वे अपनी अपहृत राजकुमारी को वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं, जो कुछ समय पहले हुम्बन से मिलने गई थी। ज़ेरास ने उनकी आंखों में फुसफुसाते हुए कहा, जबकि वह उत्सुकता से उनकी प्रतिक्रिया देख रहा था। अपहरण? मोरी ने चौंक कर पूछा, जबकि समूह भौहें सिकुड़कर उसकी ओर देख रहा था। कुछ सप्ताह पहले एक मानव महिला वास्तव में हमारी बस्ती में आई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि डायना अपनी मानव दुनिया में एक राजकुमारी है। ह्यूमन्स में से एक ने उससे कहा, जिससे ज़ेरा के कान खड़े हो गए। हाँ, वह लड़की वाकई बहुत मजबूत है, ताकत की प्रतिस्पर्धा में हम सभी को हराने में सक्षम है। वह एक अलग लड़की थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि बड़ों ने उसका अपहरण कर लिया या कुछ और। मोरी ने पुष्टि की। लेकिन क्या आप लोगों को यह अजीब नहीं लगता कि हम्बन टॉवर के आसपास सुरक्षा अचानक सामान्य से अधिक कड़ी कर दी गई थी? ज़ेरास ने उनसे फुसफुसाते हुए कहा, जितना संभव हो सके उतना स्वाभाविक लगने की कोशिश करते हुए, अधिक जानकारी प्राप्त करने का इरादा रखते हुए। हाँ, ये निश्चित रूप से अजीब है। शमन ने कहा कि यह टॉवर की अधिक सुरक्षा के लिए है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इतनी सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। टॉवर वर्षों से एक जैसा ही था, उस पर कोई हमला या कुछ भी नहीं हुआ था, तो वह अब सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश क्यों करेगा?
हुम्बन में से एक ने भी उलझन में पूछा। बस आप सबके लिए बहुत हो गया। अचानक जीरो की ठंडी आवाज़ बगल से गूंजी। क्या आप शमन पर संदेह कर रहे हैं? इसके अलावा अगर डायना को वास्तव में रोका गया था तो एक महत्वपूर्ण कारण है और मुझे नहीं लगता कि आपको बड़ों की कार्रवाई पर सवाल उठाने का कोई अधिकार है। जीरो ने कहा कि उसकी आवाज़ अधिकारपूर्ण और तिरस्कार से भरी हुई थी, जिससे जेरास उसके पास जाना चाहता था और अधिक जानकारी प्राप्त करने की उसकी योजना को बर्बाद करने के लिए उसके बड़े मुंह पर जोरदार मुक्का मारना चाहता था। समूह तुरंत शांत हो गया और वे खेत की ओर बढ़ गए और अब एक शब्द भी नहीं बोले। जीरो अब टावर पर एक गार्ड था, उसका दर्जा उनसे ऊपर था और अगर वे उसकी अवज्ञा करते तो वह उन्हें दंडित कर सकता था या रिपोर्ट कर सकता था, इसलिए उन्होंने सभी ने चुप रहने का फैसला किया। इसके बजाय वे खेत की ओर चले गए और उस जमीन के टुकड़े पर काम करना शुरू कर दिया जिस पर उन्हें खेती करने के लिए कहा गया था। समय तेजी से बीत गया और अंधेरा छाने लगा और जल्द ही वह समय आ गया जब वे लोकप्रिय लवर्स नाइट चेस गार्डन के लिए रवाना हुए। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम नताशा को प्रपोज करने में सफल होगे, थियो, मोरी ने दूर से उससे चिल्लाकर कहा। क्या? मेरा मतलब है कि बेशक। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। धन्यवाद दोस्तों। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 108 चमकती वनस्पतियाँ। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C 108 चमकती वनस्पतियाँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। 108 चमकती वनस्पतियाँ। लवर्स नाइट चेस गार्डन हुम्बन बस्ती में प्यार का एक पवित्र स्थान था। केवल युवा वयस्कों को ही इस स्थान पर जाने की अनुमति है जो विवाह के लिए परिपक्व उम्र के हैं, जिसे उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां महिला और पुरुष हुम्बन एक दूसरे के बारे में अधिक जान पाते हैं। इसे कई साल पहले बनाया गया था क्योंकि इस क्षेत्र में पहले शमन ने अपने प्रेमी को प्रपोज किया था। तब से यह उद्यान हुम्बन लोगों के लिए अधिक सार्वजनिक ध्यान का केंद्र बन गया है और यह अपनी सुंदर प्राकृतिक सेटिंग और पर्यावरण के कारण नवोदित प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया है। जेरास जब ऊंचे नीले रंग के गेट के सामने पहुंचा तो उसने अंदर देखा और जो कुछ उसने देखा उससे वह हैरान रह गया। उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें फूल चांदनी की कोमल आभा में रंग बिरंगी रोशनियों से चमक रहे थे और उनके सिरे ऐसे थे जिन्हें वह देख भी नहीं पा रहा था। दूर दूर तक घाटियों में धाराएं बह रही थीं जिन पर चट्टानें पुल का काम कर रही थीं, जबकि विभिन्न नर और मादा हुम्बन हंसते हुए हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। जेरास वहां आश्चर्यचकित खड़ा था क्योंकि वह धीरे धीरे पूरी तरह से उस जगह में प्रवेश कर रहा था और वास्तव में चौंक गया था। ये सबसे सुंदर वातावरण था जो उसने अपने जीवन में कभी देखा था, भले ही उस समय आधी रात हो चुकी थी। बगीचा बहुत बड़ा और अंतहीन था और वह बस चलता ही जा रहा था। उसकी एकाकी आकृति उसे हुम्बन लोगों के समूह से अलग कर रही थी जो उस जगह के आसपास दुबके हुए थे, लेकिन हर कोई अपने काम में उलझा हुआ था और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। जेरास बगीचे में टहलते हुए उन फूलों को देख रहा था जिनकी नसों से अलग अलग रंगों की रोशनी निकल रही थी। जेरास ने एक फूल को देखा और बगीचे के बीचों बीच एक बेहद खूबसूरत गुलाब जैसा फूल देखा। जैसे ही वह गुलाब की ओर बढ़ा, उसके कदम तेजी से बढ़ गए। वह अनजाने में ही गुलाब की ओर आकर्षित हो गया क्योंकि वह गुलाब से निकलने वाली सुंदर नीली गुलाबी रोशनी से प्रभावित था और वह गुलाब से बहुत परिचित था। गुलाब के सामने पहुंचकर जेरास ने एक घुटने पर बैठकर उसे थोड़ा सा सूंघा और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसकी खुशबू बहुत ही सुंदर थी जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे खुशबू सूंघने से ही अपने अंदर शांति महसूस होने लगी। बहुत जादुई, जेरास फुसफुसाया जब वह उसके और भी करीब गया और उसकी खुशबू में एक बहुत गहरी सांस ली। हममम हममम, उसके गहरी सांस लेने की आवाज़ पूरे बगीचे में गूंज उठी, लेकिन जेरास को आश्चर्य हुआ जब उसने किसी के गहरी सांस लेने की आवाज़ भी सुनी और वह उस फूल के ठीक पीछे एक आकृति को देखे बिना नहीं रह सका जिसे वह सूंघ रहा था। थियो, एक महिला की मधुर आवाज़ गूंजी जिसमें आश्चर्य स्पष्ट था क्योंकि जेरास ने अपने सामने गुलाबी बालों वाली सुंदर हुम्बन महिला को देखा जो 1.8 मीटर लंबी थी और शुद्ध सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थी जो उसके घुटनों तक पहुंच रहा था और धीरे धीरे हवा में उड़ रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी आंखें सामान्य गहरे काले रंग की बजाय हरे रंग की थीं, जबकि उसका चेहरा एक मानव होने के बावजूद पूर्णता से तैयार किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह जेरास द्वारा देखी गई सबसे सुंदर हुम्बन महिला थी। नताशा, जेरास ने अनजाने में पूछा और वह जल्दी से खड़ा हो गया। उसे शर्म आ रही थी कि एक महिला हुम्बन ने उसे एक महिला की तरह फूलों को सूंघते हुए पकड़ लिया था। हाँ, नताशा ने धीरे से कहा और वह भी खड़ी हो गई। उसका गाल धीरे धीरे गुलाबी हो रहा था। दोनों के बीच 5 सेकंड की अजीब सी खामोशी छा गई क्योंकि जेरास के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। जब वह अपनी मंगेतर से मिला तो उसे क्या करना चाहिए था? अरे, उसे एक भी सुराग नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी। NOWELL-BE-IN.C ओम। ऐसा लगता है कि हम यहाँ अकेले हैं। फिर तुम क्या कहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ? जेरास ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। नताशा ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसने धीरे से जेरा का हाथ पकड़ लिया, जो इस बात की पुष्टि थी क्योंकि दोनों फूलों की चमक से घिरे और रोशन बड़े बगीचे में अकेले चल रहे थे।
जब वे इस तरह चमकते हैं तो वे बहुत सुंदर लगते हैं। जेरास ने फूलों की ओर देखते हुए कहा। वह अभी भी जो देख रहा था उससे आश्चर्यचकित था। इन्हें चमकते हुए फ्लोरेस कहा जाता है। ये बहुत दुर्लभ हैं, इतने दुर्लभ कि आप इन्हें पूरे ग्रह में सिर्फ इसी जगह पर देख सकते हैं। नताशा ने उसके बगल में चुपचाप कहा। उसकी आवाज़ में फूलों के प्रति उसका उत्साह साफ झलक रहा था। क्या तुम्हें भी वे पसंद हैं? जेरास ने अचानक उसकी हरी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं करता हूँ, नताशा ने उत्तर दिया, जिससे जेरास जमीन पर झुक गया और उसने गुलाबों में से एक तोड़ लिया। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा नताशा, मैंने देखा कि तुम सबसे खूबसूरत हुम्बन महिला हो जिस पर मैंने कभी अपना दिल लगाया है। जेरास ने कहा, जब उसने उसके हरे आंखों में देखते हुए उसके कोमल हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। लेकिन मैं ये भी नहीं देख सकता कि तुम में कुछ कमी है, जेरास ने कहा, जिससे वह उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी। ओह, वह क्या हो सकता है? तुम्हारे अंदर चमक की कमी है, जेरास ने कहा और धीरे से उसके बालों में चमकता हुआ गुलाब का फूल डाला, जिससे उसका सुंदर चेहरा गुलाब की अलग रोशनी से जगमगा उठा। एड्स बाय पब फ्यूचर, मेरी आंखों में देखो, मुझे बताओ कि तुम अभी कैसी लग रही हो। जेरास फुसफुसाया जब नताशा ने उसकी गहरी आंखों में देखा और अपना स्पष्ट प्रतिबिंब देखा। बहुत सुंदर, वह फुसफुसाए। ओह, तुम सच में सोचते हो कि मैं सुंदर हूँ? जेरास ने पूछा, जैसे ही उसके पहले गंभीर चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी। क्या, मेरा मतलब था तुम्हारी आंखों में मेरा प्रतिबिंब? अरे सब लोग, नताशा सोचती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। जेरास जोर से चिल्लाया, लेकिन वह तुरंत चौंक गया जब उसने महसूस किया कि उसके पीछे जमीन हिल रही है। तुम झूठे हो, रुक जाओ। नताशा तुरंत उस पर कूद पड़ी और उसके कोमल हाथों ने उसके होंठों को कसकर पकड़ लिया और वे दोनों हरे फूलों पर उड़ गए। अरे सब लोग, नताशा मुझे आप सभी को ये बताने से रोकने की कोशिश कर रही है कि वह क्या। अरे बेशर्म, देख मैं आज तुझे कैसे पीटता हूँ। अरे सब लोग मदद करो, वह मुझे मारने की कोशिश कर रही है। चुप रहें। अरु तुम, दो हुम्बन, एक नर और एक मादा के बीच जमीनी लड़ाई बगीचे के बीच में हुई, जिसमें मादा ने बार बार नर को पीटा, जो दर्द से केवल चीख ही सकता था। उनके बीच बीच में हंसी पूरे बगीचे में गूंज रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोनों के स्थान से थोड़ी दूर पर तीन नर हुम्बन का एक समूह देखा जा सकता था जो जेरास और नताशा को देख रहे थे। उनके हाथ में लाल जूस से भरा एक कप था। युद्ध से वापस आने के बाद थियो सचमुच बहुत बदल गया है, क्या आपको नहीं लगता? मोरी ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लगता है कि अंततः उसे वह हिस्सा मिल गया जो खो गया था, वह साहसी हिस्सा। हम्बन में से एक बेरो ने पुष्टि की। युद्ध में उसके साथ वास्तव में जो कुछ भी हुआ हो, मैं गहराई से जानता हूं कि मैं इस प्रकार के साहसी थियो को पसंद करता हूं, और ऐसा लगता है कि यह वह गुण था जिसकी नताशा भी उसमें तलाश कर रही थी। जोरो ने कहा, जब वे धीरे धीरे अपना प्याला पी रहे थे और नीचे चल रही लड़ाई को देख रहे थे, जो जल्द ही बंद हो गई क्योंकि दोनों लड़ाके रात के आसमान की ओर देख रहे थे, थकावट में अपने फेफड़ों से सांस छोड़ रहे थे। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन की बहुत सराहना की जाती है। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 109 अमून की उड़ान। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C109 फ्लाइंग एन अमून। एड्स बाय पब फ्यूचर। 109 उड़ता हुआ अमून। बगीचे में हल्की हवा बह रही थी और चमकता हुआ मंच धीरे धीरे ताल पर नाच रहा था। इस सब के बीच में जेरास और नताशा को देखा जा सकता था। उनकी पीठ घास पर टिकी हुई थी, एक दूसरे से आधे मीटर की दूरी पर, और वे दोनों आसमान में टिमटिमाते सितारों को देख रहे थे। जेरास ने तारों की ओर देखा तो वे पृथ्वी के तारों से कुछ भिन्न दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पृथ्वी के तारे आमतौर पर सफ़ेद प्रकाश बिखेरते हैं, परंतु तारे भिन्न रंग का प्रकाश बिखेर रहे थे, तथा हरे और नीले रंग का प्रभामंडल बादल रहित आकाश में फैला हुआ था। मैंने सुना है कि तुम युद्ध के लिए चले गए हो, नताशा ने अचानक उसके पास आकर धीरे से कहा और अपना चेहरा अपनी टांगों की ओर कर लिया, अपने भावों को छिपाने की कोशिश करते हुए। मैं तो बस समझौते के लिए अपना काम कर रहा था, और शायद उससे भी ज्यादा। थियो ने रात के आसमान की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। मुझे लगा कि तुम, नताशा ने कहा, और उसने अपने होठों को कसकर काटा और अपनी बात पूरी नहीं की। ओह, क्या सबसे खूबसूरत हुम्बन मेरे बारे में चिंतित है? थियो ने चंचल आवाज में पूछा, जिससे नताशा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन जब उसने धीरे से फुसफुसाया तो उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। मैं हूँ। जेरास ने अपने सामने खड़ी महिला को देखा और वह थियो नामक उस व्यक्ति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जिसका वह रूपांतरित हो गया था। जेरास को पता नहीं था कि उसने युद्ध में शामिल होने का फैसला क्यों किया और प्लाज्मा बीम द्वारा खुद को मार डाला। उसने जो सुना उसके अनुसार ऐसा लगता है कि थियो वास्तव में एक शर्मीला व्यक्ति था जो नताशा को प्रपोज करने से डरता था, और बहुत डरपोक भी था, क्योंकि जेरास ने देखा कि उसके दूसरे दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके सिर पर थप्पड़ मारते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। जेरास को लगता है कि थियो एक ऐसा व्यक्ति था जो पहचान और आत्मविश्वास की तलाश में था, जिसने उसे युद्ध में शामिल होने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई।
तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है नताशा, मैं ठीक रहूंगा चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, थियो ने कहा और फिर उसने पीछे देखा और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने देखा कि उसके ठीक ऊपर कुछ उड़ रहा था। यह एक विशालकाय बाज जैसे पक्षी की छवि थी जिसके पंख पूरी तरह से सुनहरे थे और जो उनसे बहुत ऊपर उड़ रहा था तथा दूर तक जा रहा था। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे अधिक चौंकाया वह था उसकी पीठ पर बैठे दो हुम्बन पक्षी। क्या ऐसा है? जेरास ने हैरान होकर अवाक होकर पूछा। आनमुन, नताशा ने बड़े सुनहरे रंग के पक्षी को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में लालसा थी जिसे जेरास ने नोटिस करने में चूक नहीं की। जेरास पक्षी को देखकर दंग रह गया क्योंकि उसका दिल उसके उड़ने की उम्मीद में धड़क रहा था। अंतरिक्ष यान से ज्यादा कुछ और उड़ाना, क्या यह अनुभव अलग होगा? क्या आप भी इसे आजमाना चाहते हैं? जेरास ने कहा और जमीन से उठ खड़ा हुआ, फिर अपने हाथ आगे बढ़ाकर नताशा को ऊपर खींच लिया। नताशा ने हैरानी से उसकी ओर देखा क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि थियो ने उससे पूछा था कि क्या वह अमुन की सवारी करने जा रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जानना जरूरी था कि अमुन की सवारी सिर्फ दो साथी ही कर सकते हैं जिन्होंने अपने प्यार को काफी बढ़ाया हो और किसी फैसले पर पहुंचे हों। यही वह चीज थी जिसका वह हमेशा से इंतजार कर रही थी। लेकिन थियो ने यह देखकर कभी कुछ नहीं कहा और नताशा जानती थी कि क्यों, वह बस ऊंचाई से डरता था। अब थियो को अमुन की सवारी करने के लिए अपने हाथों की पेशकश करते हुए देखना एक ऐसी भावना थी जिसे वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मैं, नताशा ने कहा और उसका हाथ पकड़ लिया और वे दोनों धीरे धीरे उस दूरी की ओर बढ़ गए जहां से चीलों का झुंड दिखाई दे रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जेरास उस जगह पर पहुंच गया जहां चीलें बंधी हुई थीं। एक चील के सामने पहुंचते ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बड़े से पक्षी के सिर को छूते हुए उसके सुनहरे पंखों को धीरे से सहलाया। ये बहुत सुंदर है, जेरास ने खुद से कहा जैसे ही वह धीरे धीरे उसकी पीठ की ओर चला। अपने पैरों में थोड़ी ताकत लगाते हुए वह तेजी से उछला और एक तेज गति से चील पर बैठ गया। उसने नताशा की ओर देखा जो नीचे खड़ी उसे हतप्रभ भाव से देख रही थी। जैसे ही उसने उसे लिया, उसने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ा दिए और एक ही सहज गति से जेरास ने उसे चील के ऊपर खींच लिया, जबकि वह आगे बैठा हुआ चील की गर्दन के चारों ओर बंधी हुई लगाम को पकड़े हुए था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि जेरा पहली बार किसी पक्षी की सवारी कर रहा था। इसके अलावा यह एक पक्षी था, कोई अंतरिक्ष यान नहीं, इसलिए उसे इस ड्राइव के बारे में बहुत कुछ सीखना था। जैसे ही उसने महसूस किया कि नताशा ठीक से बैठ गई है, जेरास ने रस्सी पकड़ते हुए उसकी लगाम पकड़ ली और क्या? जेरास अचानक चिल्लाया लेकिन वह तब अचंभित रह गया जब उसने देखा कि बाज एक इंच भी नहीं हिला। क्या? जेरास ने चील की ओर देखते हुए अपनी भौं उठाए और आश्चर्य व्यक्त किया कि वह क्यों नहीं हिल रही है। क्या? 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 3 बार चीखने के बाद वह रुक गया और उसने मन ही मन सोचा, क्या ये चील भ्रष्ट है? हंसी। जब उसने नताशा की ओर देखा तो उसके पीछे से हल्की सी हंसी की आवाज गूंजी जो अपनी हंसी को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। आह, चलो, तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो। जेरास ने हार मान ली और पूरे स्थान पर झुनझुनी वाली हंसी गूंज उठी और जेरास ने यह भी देखा कि अन्य चीलें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे वह मूर्ख हो। NOWELL-BE-IN.C ओम। छी, धिक्कार है चील पर। जेरास को यह भी समझ में नहीं आया कि पक्षी में बुद्धि कैसे थी। इसमें कहा गया था कि वे कुछ प्राचीन पक्षियों के वंशज थे, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि वह किस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ होगा और जानवर कितना बुद्धिमान होगा। 1 मिनट तक लगातार हंसने के बाद नताशा ने अंततः खुद पर काबू पाया और अपना ध्यान जेरास की ओर लगाया। तुम्हें इस तरह अमुन चलाना किसने सिखाया? नताशा ने चेहरे पर उपहासपूर्ण मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा। लगता है तुमने कभी बड़ों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। नताशा पीछे से उसके करीब झुकी और उसका हाथ उसके हाथ में थाम लिया। जेरा का चेहरा तुरंत टमाटर की तरह लाल हो गया क्योंकि उसे पीछे से एक बेहद नर्म वस्तु अपनी पीठ को छूती हुई महसूस हुई, जबकि नताशा की गर्म सांसें लगातार उसकी गर्दन को सहला रही थीं। अमुन दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी है और प्राचीन कीरों का अंतिम वंशज है। आपको केवल संकेत देने की ज़रूरत है, या मैं ये कहूँ कि अपने इरादे जाहिर करने की ज़रूरत है और वे आपका पीछा करेंगे। रस्सी को कसकर पकड़े हुए उसके हाथों को पकड़ते हुए नताशा ने धीरे से रस्सी को पीछे खींचा और जेरास ने महसूस किया कि चील धीरे धीरे हिल रही है। चीखें। जैसे ही चील तुरंत हवा में उड़ी, एक शक्तिशाली चीख पूरी रात गूंजती रही। जेरा के दिल की भावनाएं जल्द ही फूट पड़ीं जब उसने महसूस किया कि हवा तेजी से उसके चेहरे पर टकरा रही है, जबकि नताशा ने पीछे से उसके पेट को कसकर पकड़ रखा था और आराम के लिए उसके अंदर घुस रही थी। जैसे ही चील हवा में ऊपर की ओर बढ़ी, उसके सीने में दिल तेजी से धड़कने लगा। नीचे की जमीन तेजी से चींटियों से भी छोटी होती गई, जबकि काले और गुलाबी बाल हवा में मिल गए और जेरास को एक ऐसी भावना का एहसास हुआ जिसे उसने पहले कभी इतनी गहराई से महसूस नहीं किया था। शांति। अगर उनसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष यान उड़ाना या अमुन उड़ाना, इनमें से कौन सा अधिक यादगार था, जेरास के पास एक निश्चित उत्तर था। अमुन निश्चित रूप से बेहतर था। क्यों? क्योंकि यह अधिक वास्तविक लगा। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। धन्यवाद दोस्तों। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ।
उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 110 जादूगर। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C110 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 110 एक सुनहरे रंग का अमुन प्रेमी उद्यान में आकाश में उड़ रहा था तथा उसकी कभी कभी होने वाली चीख पूरे उद्यान में गूंज रही थी। इसके पीछे दो आकृतियां दिखाई देती थीं जिन्हें दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि वे किसी सियामी जुड़वां को देख रहे हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के बहुत करीब थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना सरल होगा, जेरास ने नताशा की ओर अविश्वसनीय मुस्कान बिखेरते हुए कहा। जैसे ही नताशा ने धीरे से लगाम छोड़ी और जेरास ने उस पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। अमुन पर सवार होने का अनुभव अंतरिक्ष यान की तुलना में बहुत अलग था। एक बात तो यह है कि यह ज्यादा वास्तविक लगता था, हवा का उसके चेहरे पर स्पर्श, धारा पर सरकने का एहसास। यही वह चीज़ थी जो पक्षी पर उड़ना अंतरिक्ष यान चलाने की तुलना में बहुत अलग बनाती थी। लेकिन स्पेसशिप की तरह ही अमुन में भी अलग अलग नियंत्रण थे। इसे धीरे धीरे चलने, तेज चलने, औसत गति से आगे बढ़ने, एक सर्कल में घूमने और यहाँ तक कि हवा में उल्टा घूमने के लिए भी नियंत्रित किया जा सकता था। जेरास ने ये सब नताशा से सीखा। बेशक उसने ये भी सोचा कि युद्ध में हम्बन द्वारा अमुन का उपयोग क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें आसानी से वास्तविक अंतरिक्ष यान के रूप में नियंत्रित किया जा सकता था, और नताशा ने उसे इसका उत्तर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अनुम की उत्पत्ति इतनी महान मानी जाती थी कि वे युद्ध और लड़ाई से जुड़ी किसी भी चीज़ से परे थे। अमुन हवा में उड़ रहा था जबकि जेरास शांत खड़ा था और शांति का आनंद ले रहा था। तो तुम इतने समय से क्या कर रहे थे? जादूगर की मदद कर रहे थे? जेरास ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है कि शमन हमेशा ध्यान में रहता है और उससे मिलना बहुत कठिन है, नताशा ने विचलित भाव से उत्तर दिया। तो आप उससे कभी मिलते ही नहीं? जेरास ने पूछा। उसकी आवाज़ में थोड़ा आश्चर्य और उदासी थी जिसे नताशा ने नोटिस किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ, हालांकि अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, नताशा ने उत्तर दिया। टॉवर के अंदर और बाहर सभी गार्डों के सामने शमन से मिलने जाना बहुत शर्मनाक रहा होगा, है ना? ऐसा लगता है जैसे सभी से कह रहे हों, हेलो मैं आकर डैडी से मिलना चाहता हूँ, जेरास ने कहा। उसकी आवाज़ अधिक लड़कियों वाली और नताशा जैसी हो गई जिससे नताशा जोर से हंस पड़ी। बेशक, मुझे नहीं पता। असल में हम्बन टॉवर में एक गुप्त दरवाज़ा है जिसका उपयोग मैं सभी आंतरिक रक्षकों से बचने के लिए करता हूँ। यह एक गुप्त दीवार है जिसके शीर्ष पर एक फूल की छोटी आकृति है। इसका उपयोग करके मैं मंदिर के सबसे गुप्त क्षेत्र में पहुंच सकता हूं और आसानी से जादूगर से मिल सकता हूं, नताशा ने विचलित होकर उत्तर दिया। लेकिन जेरा की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपने दिमाग में जानकारी दोहराई थी। एक गुप्त दीवार जिस पर एक फूल का अंकन है और यह मंदिर के सबसे गुप्त क्षेत्र की ओर ले जाती है, जेरास ने खुद से कहा। यह जानकारी तुरंत उसके मस्तिष्क में बैठ गई। पूरे अनुभव के दौरान वे दोनों एक बार फिर चुप रहे, लेकिन ये चुप्पी ही सबसे अच्छी चीज़ थी जिसकी दोनों के बीच के बंधन को मजबूत करने के लिए जरूरत थी। थियो, नताशा ने अचानक पीछे से पुकारा। हाँ, मुझे लगता है कि तुम शमन के बारे में पूछना चाह रही हो। क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? नताशा ने अचानक पूछा, जबकि जेरा की दिल की धड़कनें लगभग नियंत्रण से बाहर हो गई थीं। शाम के 4:15। हाँ, जेरास ने संक्षिप्तता से उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर एक अच्छी छाप छोड़नी है, जेरास ने जवाब दिया और उसने नताशा की आंखों में देखने के लिए पीछे मुड़कर उसका बायां हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नताशा के नीले चेहरे पर गुलाबी रंग की एक छटा उभर आई। जब उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर उसका सिर घूम गया। क्या वह अंततः उसके पिता से उससे विवाह करने की अनुमति मांगने का प्रयास करेगा? कुछ क्षण ऐसे बीते कि दोनों हुम्बन उनकी आंखों में देखते रहे। उनकी आंखें ब्लैक होल के समान काली थीं तथा हरी आंखों में प्रकृति के सभी वरदान समाये हुए थे। नताशा के नियंत्रण से परे एक विचार अचानक आया जब वह अचानक थियो के करीब झुक गया। जेरा का दिल लगभग उसकी पसलियों से बाहर निकल आया। उसने अपने आप ही सोचा, सिस्टम, मैं क्या करूं? मेजबान को एक आदमी की तरह व्यवहार करना चाहिए कि वह नहीं है, और इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। जेरास ने देखा कि नताशा ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और वह अपनी नाक पर उसकी गर्म सांस महसूस कर सकता था, लेकिन अचानक अमुन हिल गया और संतुलन तुरंत बिगड़ गया, जिससे नताशा ने सदमे में अपनी आंखें खोली क्योंकि उसने महसूस किया कि वह अचानक पीछे की ओर खिसक रही है। आहा! नताशा के होठों से एक आह निकली, लेकिन इससे पहले कि वह दूर गिर पाती, जेरा ने तुरंत उसके हाथ को पकड़ लिया और उसने उसे जल्दी से अपने सीने में खींच लिया। वे दोनों जमीन के नीचे देखने लगे जहां जेरास ने अपना पसीना पोंछते हुए नताशा को गिराया होगा। वह करीब था। NOWELL-BE-IN.C ओम। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्क्रीसीसीच। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरी शक्तिशाली चीख के साथ अमुन धीरे धीरे जमीन पर उतरा, जबकि जेरास ने उससे नीचे छलांग लगाई और नताशा को भी नीचे उतरने में मदद की। मुझे बेहद खुशी है कि आज हम नताशा से मिल पाए। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी हमें इस तरह साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा, जेरास ने एक खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा।
वह अब तक की सबसे खूबसूरत मुस्कान थी। खुशी मेरी है, अलविदा नताशा, जेरास ने कहा और धीरे धीरे पीछे मुड़ा और पीछे की ओर उस ओर चल पड़ा जहां से वह आ रहा था। तुम कल रात यहाँ रहोगी, है न? नताशा ने अचानक उससे पूछा। तभी जेरास पीछे मुड़ा और दूर जाने से पहले मुस्कुराया। नताशा ने पीछे हटते थियो की ओर देखा, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया था कि उसका दिल एक ही रात में नियंत्रण से बाहर हो गया था, जितना उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह महसूस कर सकती थी कि थियो अंततः बदल गया है और उसने अंततः उन भावनाओं को पकड़ लिया है जिन्हें स्वीकार करने में वह शायद बहुत शर्मिंदा था। इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन अब उसकी पीठ को देखते हुए वह अपने दिल में दर्द की एक टीस महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी, जैसे कि यह आखिरी बार था जब वह उसे देख रही थी। कितना अजीब एहसास है, नताशा ने खुद से कहा जब उसने थियो को देखा जो जल्द ही उसकी नज़रों से ओझल हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जेरास धीरे धीरे दूर चला गया। आसमान में चांद उसकी आकृति को रोशन कर रहा था और उसके पैरों के नीचे एक लंबी अकेली छाया बना रहा था। उसके हाथों को देखने पर अमुन के छोटे पंख दिखाई दे रहे थे, जैसे जेरास अपने हाथों से उन्हें झाड़ रहा हो। यह अमुन पंख ही था जिसे उसने जबरदस्ती पक्षी से खींच लिया था, जिससे वह नताशा के चुंबन से बच गया था। मुझे माफ़ करना नताशा, और मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं थियो नहीं हूँ और अगर मैं उसका रूप भी ले लूँ तो भी हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। अगर मैं तुम्हारे लिए थियो की जगह पर काम करता तो ये गलत होता और थियो के लिए भी बहुत अनुचित होता। जेरास ने खुद से कहा। उसने थियो का रूप धारण किया और ऐसा करने पर उसे बिल्कुल भी अपराधबोध नहीं हुआ, लेकिन थियो की आड़ में नताशा के साथ यौन संबंध बनाना वह नहीं कर सकता था और इसलिए उसने जितना हो सका उससे बचने की कोशिश की। थियो मर चुका है। मैं यह का जेरास सेलेस्ट्रिया हूँ जो अमेजन की राजकुमारी को बचाने के मिशन पर यहाँ आया हूँ। जेरास ने धीरे से कहा। उसकी आंखें सामान्य हो गईं क्योंकि सभी प्यारी भावनाएं तुरंत टूट गईं और वह नताशा के साथ अपने सारे रिश्ते भूल गया। उसे केवल वह महत्वपूर्ण जानकारी याद थी जो उसने उसे दी थी। मुझे उस गुप्त मार्ग की जानकारी मिल गई है जो संभवतः उस स्थान तक जाता है जहां राजकुमारी डायना को रखा गया है। मेरी योजना का अगला चरण टॉवर का रक्षक बनना है, जेरास ने धीरे से कहा, जबकि वह सावधानीपूर्वक अपने दिमाग में योजनाओं को जोड़ रहा था। जीरो से मिलने का समय आ गया है। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। चलिए रैंकिंग में भी ऊपर बढ़ते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।